खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम चुप तो हो सकते हो। अभी भी चुप नहीं हो रहे हो। अरे शांत हो जाओ यार, 3 बार कह चुका हूं। ओके, तो सभी को शुभ प्रभात। पिछली घड़ी के अंदर कल हमने देखा था, हमने टॉपिक शुरू किया था मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य पढ़ते हुए हमने बाबर की सामान्य जानकारी, शुरुआती जानकारी हमने ली थी। पानीपत का युद्ध हमने उसका पढ़ा था, और पानीपत के युद्ध के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसने भारत के अंदर मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का, जिसके अंदर राजस्थान के परिदृश्य से जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो 16-17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, और खनुआ एक जगह है भरतपुर के अंदर, रूपावास तहसील के अंदर। अब देखिए, खानवा से पहले एक झड़प मुगलों और राजपूतों के बीच में होती है बयाना के अंदर। अब इसके रीजंस जो बताए जाते हैं युद्ध के, वो बाबर तो अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी के अंदर लिखता है कि महाराणा संग्राम सिंह ने भी मुझे भारत पर आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए, और कहा था कि जब भी आप भारत के ऊपर आक्रमण करोगे तो मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन इस राजा ने मेरा सहयोग नहीं किया, इसी वजह से जो है हम दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। सहयोग नहीं होने पर ये युद्ध लड़ने की बात कही गई है। इधर पुरोहित जी की डायरी के अंदर जो युद्ध का रीजन आता है वो ये बताया जाता है कि पानीपत के युद्ध के अंदर महाराणा संग्राम सिंह जी के द्वारा सहयोग किया गया था और बदले के अंदर कालपी क्षेत्र देने का वादा किया, लेकिन बाबर ने वादा खिलाफी की। दैट्स वाई जो है दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। अब जब विदेशी आ रहा है, मुगलों को विदेशी माना जा रहा है, जब विदेशी भारत की तरफ आ रहे हैं तो महाराणा संग्राम सिंह जी ने एक ऐसी परंपरा को पुनर्जीवित किया जो शायद आज तक के इतिहास के अंदर एकमात्र बार ही हुई है। पाती पर्वण। राजपुताना के सभी राजाओं को एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा करने का कार्य जो किया था वो किसने किया था? वो महाराणा संग्राम सिंह जी ने किया था। पाती पर्वण, पाती शब्द जो मारवाड़ी के अंदर, राजस्थानी के अंदर कहा जाता है अपने हिस्से को पाती पाती कर लेना, ठीक है। और जब आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण को रोकने के लिए अपना अपना हिस्सा देना, यानी ताकत का हिस्सा देना। तो राजपुताना के सभी राजाओं को इन्होंने क्या कर लिया था, ठीक है, इन्होंने राजपुताना के सभी राजाओं को जो है एक कर दिया था और एक छत्र के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। इसी कड़ी के अंतर्गत जब हम देखें तो पहले एक झड़प लड़ी जाती है बयाना के अंदर। बयाना के अंदर उसी तरीके से बाबर ने क्या किया, बाबर ने वो तोपे वगैरह रखी और जो है पूरी वही टेक्नोलॉजी जो कल मैंने आपको पैनल के ऊपर यहाँ पर बताई थी, आगे खाई खोद देना। लेकिन देखो, छलावा जो होता है ना वो एक बार काम आ सकता है। अब के राजपूतों को पता है कि वहां पर एक खाई होगी जिसके ऊपर पेड़ ढके हुए होंगे, ठीक है, उसके ऊपर पैर नहीं रखना है, बड़ा सोच समझ कर काम करना है। अब वो तैयारी भी करके आएंगे कि तोपों से कैसे बचना है, घोड़े लेकर जाने हैं, हाथी नहीं लेकर जाने हैं। अब वो पूरी तैयारी के साथ गए राजपूत, और जब राजपूत पूरी तैयारी के साथ में गए तो इन्होंने क्या किया, राजपूत वैसे भी अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने तोपों को अपनी आर्म पिट के अंदर लेकर तोपों के रुख मोड़ दिया तोपों को, जिसकी वजह से बाबर को जो है पीछे हटना पड़ा और बयाना का संघर्ष जो है महाराणा संग्राम सिंह जी ने जीता था। बयाना का संघर्ष महाराणा संग्राम सिंह जी ने जीता, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह जी ने एक गलती की कि सीधा उनको दिल्ली और आगरा पहुंचकर दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए था, लेकिन वो इलीचपुर के रास्ते चले गए। और जब वो इलीचपुर के रास्ते चले गए तो बाबर को फिर से अपनी सेना को संगठित करके युद्ध की तैयारी करने का मौका मिल गया, और वो आ जाता है खानवा के मैदान में। कहां पर आ जाता है? खानवा के मैदान में आ जाता है। और दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। वो युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध था। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध लड़ा गया था 16-17 मार्च 1526-27। ठीक है, ओके। अब देखना इसको है ना, अपन पूरा का पूरा है ना चार्ट के हिसाब से देखेंगे, ताकि इसमें से जो जो चीजें निकल कर आती है उसको अपन अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो एक तरफ तो था बाबर, एक तरफ तो कौन था? बाबर। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है? महाराणा संग्राम सिंह जी, जिन्हें हम महाराणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। इसके अंतर्गत हम लिख लेंगे कि बयाना का संघर्ष हुआ था फरवरी 27 के अंदर ही। बयाना के युद्ध में बाबर हार चुका था। बयाना के युद्ध में बाबर क्या कर चुका था? हार चुका था, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो थी वो पूरी की पूरी फेल हो चुकी थी। ये हार चुका था, इसी वजह से जो है ये क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेशन करेगा। जहां जहां पर इसको प्रॉब्लम देखने को मिली, वहां पर इसने अपडेशन किया, और इसने जो है युद्ध के अंदर पहिए लगी तोप का इस्तेमाल किया। युद्ध में पहिए लगी तोपों का इस्तेमाल किया, पहिए वाली तोपों का इस्तेमाल किया, पहिए लगी तोपों का इस्तेमाल किया इसने। ठीक है, और उन सभी तोपों को क्या कर दिया? सभी तोपों को जंजीरों से बांध दिया, ताकि उनको क्या किया जा सके? आगे पीछे किया जा सके। सभी तोपों को उस्मानी पद्धति के अंदर, इस पद्धति को कौन सी पद्धति कहा जाता है? उस्मानी पद्धति में जंजीरों से बांध दिया। ठीक है, और अगर अटैक होता है ना, तो तोपों के पास में ही एक है ना खड्डा खोद दिया गया, मतलब एक बेरक सा खोद दिया गया, जिसको कहा जाता है टुर्रा। क्या कहा जाता है? टुर्रा, ताकि तोपची उस टुर्रा के अंदर जाकर अपनी जान बचा सके। मतलब इसने पूरी टेक्नोलॉजी अब के जो थी वो बहुत अच्छे से इसने क्या की, वहां पर इंप्लीमेंट की, और इन सबको जंजीरों से बांधा। लेकिन इधर क्या हुआ था कि महाराणा संग्राम सिंह जी ने क्या किया? एक प्राचीन परंपरा होती है ना, पाती पेरावण, पाती पेरावण भी कहते हैं, पाती पर्वण भी कहते हैं। प्राचीन प्रथा पाती पर्वण पुनर्जीवित की, पाती पर्वण जीवित की इन्होंने। ठीक है, और जिसकी वजह से देखो एक बड़ी सेना इनकी हो गई। ठीक है ना, यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं, एक बड़ी सेना इनके पास में हो गई। पाती पर्वण की प्रथा के बाद 109 सरदार आ गए। खानवा के मैदान में कितने सरदार आए? 109 सरदार आ गए, 7 राव आ गए। ठीक है, कई राजकुमार आ गए, अपनी अपनी सेना लेकर आए थे। जब आप जो राजस्थान को पढ़ते हैं तब आपने पढ़ा भी होगा कि मारवाड़ के राजा राव गांगा ने, दैट टाइम कौन थे? राव गांगा ने कुंवर मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे थे। ठीक है, राव जेतसी ने अपने बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में सैनिक भेजे थे। यानी चारों तरफ से सारे के सारे जो थे वो कहां पर पहुंच गए? वो खानवा के मैदान के अंदर पहुंच गए। इससे राजपूतों की एक विशाल सेना बन गई। राजपूतों की क्या हुई? राजपूतों की विशाल सेना बनी। ठीक है, अब देखिएगा, जब राजपूतों की विशाल सेना बनी ना, और ये लड़ा कहां पर जा रहा है? राजस्थान वाले इलाके के अंदर लड़ा जा रहा है, खानवा के अंदर। और राजस्थान की इलाका जो रहता है वो पथरीला इलाका रहता है, मट्टी वाला इलाका रहता है। और घोड़े जब आएंगे उस क्षेत्र के अंदर, जब घोड़े आएंगे तो घोड़ों की टाप से मिट्टी का गुबार बनेगा। घोड़ों की टाप से मिट्टी का गुबार बनेगा। इधर जैसे सपोज के कौन खड़े? मुगल्स खड़े हैं, और सामने की तरफ से कौन आ रहा है? राजपूतों की सेना आ रही है। अब इन मुगलों के अंदर हताशा आ गई। जब सामने से इन्होंने मिट्टी का बवंडर देखा, तूफान देखा ना, तो इनको देखकर लग रहा है कि यार सामने से तो मौत आ रही है, सामने से तो मौत आ रही है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना। और ड्यू पीने से कुछ नहीं होता, माउंटेन ड्यू पीने से कुछ नहीं होता। डर सबको लगता है भैया, बड़े से बड़ा योद्धा हो, बड़े से बड़ा हो, मौत का डर तो सबको लगता है। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी, जिसने भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। इसका एक ही रूल था, युद्ध लड़ता था, और जैसे ही इसको महसूस होने लगता ना कि अब तो हारने वाले हैं, मरने वाले, ये भाग जाता। ठीक है, और भारतीय राजाओं की, राजपूत राजाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता भी कही जा सकती है, इसको कमी भी कही जा सकती है, कि ये युद्ध के अंदर या तो जीतना जानते थे या मरना जानते थे। ठीक है, ये युद्ध के अंदर मर जाते। अरे भैया, कई बार मर जाने से क्या है, क्षेत्र की स्वायत्तता के ऊपर भी क्या हो सकता है? खतरा पैदा हो सकता है ना। ये बात सबसे अच्छी तरीके से सीखी थी महाराणा प्रताप सिंह जी ने। और महाराणा प्रताप सिंह जी को ये बात कही थी झाला बीदा ने कि आपका जीवित रहना मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए क्या है?
आवश्यक है, इसलिए आप जो है युद्ध स्थल से चले जाइए। ठीक है, बाकी वाले तो ये क्या करते थे कि जैसे ही मरने वाले होते थे ना, ये निकल लेते थे। अब मुगलों के अंदर भी हताशा की भावना जागी हुई है। ठीक है, और मुगल अब डिप्रेस हो रहे हैं पूरे के पूरे के तुम कोईची में हो कि हम डिस्प्रेशन में हैं। डिस्प्रेशन वो एक वो नहीं है, हर्ष राजपूत यूट्यूब के ऊपर एक वो वीडियोस वगैरह बनता है कि तुम कोची में हो कि डिस्प्रेशन में है कि हम, कि अभी हम बड़े डिस्प्रेशन में। तो मुगल सारे के सारे जो थे वो किसके अंतर्गत आ गए? डिस्प्रेशन में आ गए वो सारे के सारे। ठीक है, अब बाबर को जब पता चला कि भैया मुगलों की सेना के अंदर हताशा हो रखी, तो बाबर एक बड़ा जबरदस्त वक्ता भी था, इसके अंदर लीडरशिप कूट कूट के भरी थी। इसने क्या किया, बीचों बीच एक पोडियम लगवाया और पोडियम लगाकर इसने बड़ा ओजस्वी सा भाषण दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जोश भरने के लिए भाषण देना भी जरूरी होता है। हाँ सर, वॉल्यूम का सर, दिस माइक इज नॉट फॉर यू। आपके सामने जो बंदा खड़ा है, ही वॉज द बेस्ट कमांडर इन 2008। मुझे आप लोगों के लिए माइक की आवश्यकता है ही नहीं। अगर हटा दूंगा तो ऑनलाइन वालों को ये माइक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अभी वो आता है, आते ही मैं बेस कम करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद नहीं है ना, मुझे ये बात तो पता लग गई। ठीक है, तो बेटा तुम यहाँ पे बेस वेस सुनो। मैं इतना ओजस्वी भाषण दे रहा था, ठीक है, मैं बाबर को याद कर रहा था। ठीक है, ये बीच के अंदर 2-3 मुगल सैनिक पता नहीं कहां से आए। 2 मिनट रुको, अभी वो आते ही मैं करवाता हूं ना बेटा। ठीक है, तो बाबर ने बड़ा ओजस्वी सा भाषण दिया। बाबर ने बड़ा ओजस्वी सा भाषण दिया और यहां पर इसने क्या किया, धर्म का सहारा ले लिया। ठीक है, धर्म का उपयोग हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाता है और ये अभी भी हमको समझने की जरूरत है। धर्म कभी भी खतरे में नहीं रहता। हम इतने बड़े इंसान बन चुके हैं क्या कि हम धर्म को बचा लेंगे? धर्म हमें बचाने का काम करता है, हम धर्म को बचा नहीं सकते। ठीक है, इसने भी क्या किया, धर्म का सहारा लिया और कहा कि देखो आज तक लड़े हो मुसलमानों के खिलाफ ही लड़े हो, सामने से देखो पहली बार गैर मुसलमानों की सेना आ रही है। यानी ये युद्ध नहीं, ये तो धर्म युद्ध है। यहां पर अगर तुम मर भी गए ना तो सिर्फ मौत नहीं मिलेगी, शहादत मिलेगी। क्या मिलेगी? शहादत मिलेगी, तुम शहीद कहलाओगे। ठीक है, जन्नत के अंदर 72 हूरें जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, जन्नत के अंदर 72 हूरें इंतजार कर रही है। मतलब ऐसी वैसी बातें जब कही गई ना तो इनके अंदर क्या आया, जोश आया। ठीक है, अब कई जने जो होते हैं वो क्रांतिकारी विचारधारा वाले भी तो होते हैं ना। ठीक है, एक जने ने मुंह निकाल कर कहा कि आज बड़ा इस्लाम याद आ रहा है, कल रात को तो बैठकर दारू पी रहे थे। इस्लाम धर्म के अंदर शराब पीना पूर्ण रूप से वर्जित है, पूर्ण रूप से हराम है, नहीं पी जा सकती। शराब पीना पूर्ण रूप से वर्जित है। ठीक है, और क्या आप तो शराब पी रहे थे, चेहरे पर आपके सुन्नत है नहीं। सुन्नत का मतलब दाढ़ी नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर दाढ़ी रखना सुन्नत कहलाता है। ठीक है, तब बाबर ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं जीवन भर में शराब नहीं पीऊंगा। और पूरे सैनिकों के सामने क्या रख दिया गया, शराब के बर्तन फिकवा दिए गए। शराब के बर्तन फिकवा दिए गए। ठीक है, और कसम खाई कि अब मैं दाढ़ी रखूंगा। इस्लाम धर्म के अंदर दाढ़ी भी कितनी रखी होनी चाहिए, 1 मुट्ठी 2 उंगल इतनी दाढ़ी होनी चाहिए कि अब से मैं क्या करूंगा, दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, दाढ़ी रखूंगा। ठीक है, तब मुगलों के अंदर और जोश आया। और जोश बढ़ने के लिए मुगलों के ऊपर एक टैक्स लगता था, तमगा। कौन सा टैक्स लगता था? तमगा। और तमगा टैक्स इसने क्या कर दिया, हटा दिया। तमगा टैक्स पूरा का पूरा इसने हटा दिया। इससे अब के मुगलों के अंदर क्या आ गया कि अब तो भले मर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आमने सामने जो है दोनों युद्ध लड़ते हैं। यहां पर गलती कहां हुई, महाराणा संग्राम सिंह जी जो थे ना, इन्हें कहा गया है महान सैनिक का भग्नावशेष। और जब ये युद्ध के अंदर आए थे तो इनके शरीर पर 80 जगहों पर घाव थे। कितनी जगहों पर? 80 जगहों पर घाव थे। और ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हें उपचार लेना चाहिए था पहले। क्योंकि देखो एक ह्यूमन की भी क्या होती है, एक लिमिटेशन तो होती है ना, एक लिमिटेशन तो होती है। आप पढ़कर कितना पढ़ सकते हो, पढ़कर तुम्हारी कैपेसिटी 4 घंटा, इधर से आवाज आ गई। ठीक है, 24 के 24 घंटे तो अपन नहीं पढ़ सकते ना, उसके अंदर भी अपनी एक कैपेसिटी तो होगी ना। और अगर 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो भैया थोड़ा सा आपके मनोविज्ञान के ऊपर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मनोविज्ञान के ऊपर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जब हम 11-11 घंटे क्लास लेते हैं ना तो रात को सोते हैं ना तो सपने भी हमको बाबर और हुमायूं वाले ही आते हैं फिर,
हमको सपने भी, तो मनोविज्ञान के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, तो इंसान की लिमिटेशन होती है। और ये इनके शरीर पर 80 जगह घाव हो गए थे और ये युद्ध में पहुंच गए। कुछ देर लड़ने के बाद में महाराणा संग्राम सिंह जी क्या हो गए, घायल हो गए। महाराणा संग्राम सिंह जी घायल हो गए और घायल महाराणा संग्राम सिंह जी को कुंवर मालदेव के द्वारा बसवा ले जाया गया और पीछे से जो है सादड़ी के झाला अज्जा ने क्या किया था, सेना का नेतृत्व किया। हालांकि हरावल के अंदर एक मुस्लिम सेनापति भी था, हालांकि मुस्लिम सेनापति भी था जिसका नाम था हसन मेवाती। हसन मेवाती मेवात क्षेत्र का राजा था और बाबर ने इसको भी जो है बरगलाने की कोशिश की। हसन मेवाती को बाबर ने कहा था कि तुम भी कलमा गो हो, मैं भी कलमा गो हूं, यानी तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हो, तो क्यों तुम एक काफिर राजा का साथ दे रहे हो। यहां पर जो काफिर शब्द आता है उसका मतलब होता है कुफ्र करने वाला, यानी गैर मुसलमान को क्या कहा जाता है, काफिर कहा जाता है। तब हसन मेवाती ने कहा कि बेटा धर्म की चाशनी मुझे चटाने की तो जरूरत नहीं है, तू तो विदेशी है, कल को चला जाएगा, मुझे तो इन्हीं के बीच में साथ देना ना, मेरे तो यही काम आएंगे, मेरे तो पड़ोसी काम आएंगे। इसी वजह से जो है हसन मेवाती ने भी किसका साथ दिया, महाराणा संग्राम सिंह जी का साथ दिया। और भैया यहाँ पर जो है बड़ा युद्ध होता है, अंत के अंदर झाला अज्जा आते हैं। लेकिन जब सेनापति ही चला जाएगा, तो कभी भी हार और जीत होती ना, वो किसके मत्थे मड़ी जाती है, सेनापति या मुख्य व्यक्ति के मत्थे ही मड़ी जाती है, सेनापति या मुख्य व्यक्ति के मत्थे ही मड़ी जाती है। और यहां पर भी क्या हुआ कि सेना के अंदर हताशा फैली और अंत के अंदर कौन जीत गया, बाबर जीत गया। और बाबर ने ये युद्ध जीतकर एक उपाधि ली थी गाजी की। कौन सी उपाधि ली, गाजी। गाजी एक ऐसी उपाधि है जो एक मुस्लिम राजा गैर मुसलमान को पराजित करके या मारकर उपाधि धारण किया करता था। और इसके पास में कौन सी उपाधि आ गई, गाजी की उपाधि आ गई। तो एक तो इसने उस्मानी पद्धति के अंदर तोपे लगाई, सेकंड इसने क्या किया था, शराब ना पीने की कसम खाई, शराब ना पीने की कसम खाई, शराब ना पीने की कसम खाई। ठीक है, वो दाढ़ी वाली बात याद रखना। ठीक है, मुगलों से तमगा टैक्स हटाया, मुगलों से कौन सा टैक्स हटाया, तमगा। और तमगा टैक्स क्या होता था, एक तरीके की स्टाम्प ड्यूटी थी। ये कौन सी ड्यूटी थी, स्टाम्प ड्यूटी हटाई। ठीक है, और युद्ध में जिहाद का नारा दिया। युद्ध में जिहाद, जिहाद का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध। युद्ध में धर्म युद्ध का नारा दिया। ठीक है, इधर जब अपन देखें तो कुछ देर बाद ही ये कौन घायल हो जाते हैं, राणा सांगा। ठीक है, यहां पर राणा सांगा क्या हो गए, घायल। राणा सांगा घायल हुए। ठीक है, इन्हें बसवा ले जाया गया, इन्हें बसवा, दोसा के अंदर है बसवा, इन्हें बसवा ले जाया गया। और पीछे से नेतृत्व किसने किया था, झाला अज्जा, पीछे से नेतृत्व किया झाला अज्जा ने। ठीक है, झाला अज्जा ने नेतृत्व किया, लेकिन ये इतना जो है आगे नहीं संभाल पाए। और यहां पर कौन जीत जाता है, बाबर जीत जाता है। और बाबर ने जीतकर कौन सी उपाधि ली, गाजी। बाबर ने जीतकर गाजी की उपाधि ली, गाजी की उपाधि ली। ठीक है ना बेटा, यानी ये युद्ध भी किसने जीत लिया था, बाबर ने जीत लिया था। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें यहां पर आ जाती है। हाँ, महाराणा संग्राम सिंह जी युद्ध में घायल हुए लेकिन मृत्यु नहीं हुई और युद्ध क्षेत्र में हार गए। तो मैंने क्या बताया, मैंने भी तो यही बताया, मैंने फारसी में तो नहीं बोला, हिब्रू में तो नहीं बोला, मैंने तो यही तो कहा ना कि इनको, ये महाराणा संग्राम सिंह जी घायल हुए और इनको कहां पर ले गए, बसवा ले गए। तो मृत्यु होने की तो बात ही नहीं। देखो, युद्ध खत्म हो गया, बाबर जीत गया। जब इनको होश आया ना महाराणा संग्राम सिंह जी को, तब इन्होंने कहा हम कहां हैं। पुरानी फिल्मों में नहीं है कि होश आते ही कहते थे कि मैं कहां हूं। ठीक है, इन्होंने भी कहा मैं कहां हूं। तब कहा कि साहब अपन बसवा आ गए, कि युद्ध का क्या हुआ, कि युद्ध तो हार गए। तब इनको काफी बुरा लगा और इन्होंने 4 कस्में खाई थी कि एक तो जब तक बाबर को पराजित नहीं कर देता मैं मेवाड़ नहीं जाऊंगा, दूसरा पत्तल में खाना खाऊंगा
धातु के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, सिर पर पगड़ी नहीं पहनूंगा और जो है बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, सिर पर पगड़ी नहीं पहनूंगा और जो है बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। और वापस इन्होंने अभियान चला दिया, अब वापस राजपूतों को इकट्ठा किया। लेकिन अब जो थे राजपूत भी क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। इसीलिए किसी एक ने, विश्वासघाती ने क्या किया, महाराणा संग्राम सिंह जी को जहर दे दिया। और इलीचपुर के मैदान में यह घटना कहां पर हुई थी, इलीचपुर के मैदान के अंदर यह घटना हुई। और महाराणा संग्राम सिंह जी जहर खुरानी के कारण इनकी की 1528 में होती है मौत। इनकी मौत कब हुई थी, 1528 में मौत हुई। और मेवाड़ की स्थिति इसी कारण जो है वो क्या हो गई थी, तीतर बीतर हो गई थी। ठीक है ना, तो ये वाली बात आती है, लिख लो इसको ऐसा का ऐसा, या राजस्थान में लिख लोगे, टाइम पास तो पूरा करेंगे क्या हम, लिखो लिखो जल्दी लिखो। कलाकार रवीडो, तुम अपना खुद का ही नाम बिगाड़ लेते हो रे। मुस्लिम संप्रदाय मुझे क्यों नहीं रखते हैं, मुझे, अच्छा मूछे नहीं रखते, मैं क्या करूं, मुझे तो रखते ही है ना, कम रखते हैं, बारीक रखते हैं पर रखते हैं। वो मुस्लिम सेनापति का नाम भी लिखना। ये सवाल आया हुआ एक बार कि खानवा के युद्ध के अंदर मुस्लिम सेनापति कौन था। आधे से ज्यादा हकीम खान सूर लिख कर आए, आधे से ज्यादा लिख कर आए हकीम खान सूर लिख कर आए, क्योंकि वो हल्दी घाटी के अंदर था। यहां पर हसन मेवाती का नाम याद रखना, मुस्तफा खान।
लिख लिया बेटा? यहीं से ना, लिखते भी रहिए सुनते भी रहिए, यहीं से ना बाबर का धर्मांध होने का हमको जो है उल्लेख मिलता है कि बाबर धर्मांध था। धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता, ऐसे व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और चंदेरी के युद्ध के अंदर तो इसने धर्मांधता की पराकाष्ठा पार कर दी थी। चंदेरी का युद्ध जो कि लड़ा गया था 20 जनवरी 1528 को, 20 जनवरी 1528 को लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। और उसके अंदर चंदेरी का राजा था मैदिनी राय। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मैदिनी राय ने खानवा के युद्ध में बाबर का साथ दिया था, ठीक है। और देखो ये विदेशी आक्रमणकारी जितने भी आए ना, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, इनका एक ही सिद्धांत रहता था, ये भारत के अंदर आते और आते ही सबसे पहले देखते विश्वासघाती को, कि विश्वासघाती कौन है, ठीक है। उस विश्वासघाती का उपयोग करते, पूरा उपयोग करते, विश्वासघाती का पूरा उपयोग करते और विश्वासघाती का उपयोग करके दूसरे राजा को पराजित कर देते। फिर जब वो विश्वासघाती अपने अधिकार मांगने के लिए आता, अपना हिस्सा मांगने के लिए आता, तो ये कहकर मार देते कि जब तू अपने व्यक्ति का नहीं हुआ, अपने सगे का नहीं सगा नहीं हुआ, तो मौका मिलने पर तो तू मेरे खिलाफ भी क्या कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है, ठीक है। और उसको भी खत्म कर देते थे ये, ठीक है। और मैदिनी राय के साथ में भी बताया जाता है कि ऐसा ही हुआ, जैसा कि जयचंद गहेड़वाल का नाम आता है। जयचंद गहेड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की मदद तो कर दी थी, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी से जब उसने अपने अधिकार मांगे तो दोनों के बीच के अंदर चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 के अंदर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी कौन सा युद्ध लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। लिख लिया नहीं जी, ठीक है। अगला युद्ध कौन सा हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। और चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, 20 जनवरी 1528, 20 जनवरी 1528, हाँ जी लिखना। बाबर व चंदेरी के राजा मैदिनी राय के मध्य लड़ा गया। मैदिनी राय के मध्य लड़ा, ठीक है। गाजी की उपाधि तो ले ही रखी थी इसने, ठीक है। अब ये धर्मांधता दिखाएगा और धर्मांधता के अंतर्गत इसने क्या किया कि इसने राजपूत युवकों के सिर काटे, राजपूत युवकों के सिर काटे और सिरों की मीनारें बनवा दी। इसने क्या करवा दी, मीनारें बनवा दी, मतलब मीनारों के अंदर चुनवा दिए उनके सिरों को। ये पहले ये करते थे, बहुत ज्यादा करते थे ये। जैसे आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली के अंदर सीरी फोर्ट बनवाया गया। सीरी फोर्ट, दिल्ली के अंदर एक सीरी फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है, सीरी फोर्ट। अब सीरी का मतलब क्या समझते हो आप, एक तो श्री है, सीरी नगर भी बसाया था यहां पर इसने। कौन सा नगर बसाया था, सीरी नगर भी बसाया था इसने। तो एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर है, कौन सा नगर है, श्रीनगर है। लेकिन इस सीरी का मतलब क्या है, श्री तो जो है वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य जी वगैरह उसके अंदर भक्ति आंदोलन के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इस सीरी का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा, सीरी मातो, ये जो मुंडी होती ना इसको सीरी भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी था ना, बड़ा खतरनाक आदमी था। और मंगोलों ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया ना, तो मंगोलों की मुंडियां काटी इसने, ठीक है। मंगोलों की मुंडियां काट काट कर जो है इस सीरी फोर्ट की नींवों के अंदर मंगोलों की मुंडियां दबाई गई। इसी प्रकार इसने भी यहां पर क्या किया था, राजपूत युवकों के सिरों को काटा और उसकी मीनारें बनवाई थी। तो लिख लेना, बाबर ने धर्मांधता का परिचय दिया, बाबर ने धर्मांधता का परिचय दिया, धर्मांधता का परिचय दिया वह राजपूत युवकों के सिरों की मीनार बनाई, राजपूत युवकों के सिरों की मीनार बनाई, मीनारें बनवाई। यानी यहां पर ये क्या बता देता है कि ये एक प्रकार से रेडिकल आदमी था। ये क्या था, एकदम रेडिकल आदमी था, सिरों की मीनारें बनवाने वाला व्यक्ति यही था। और इसने चंदेरी जीता।
चंदेरी युद्ध जीता, बाबर जीता, मेदिनी राय मारा गया। ठीक है, चंदेरी के बाद में जो युद्ध आता है वो अंतिम युद्ध, इसको भी देख लेते हैं, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529। बिहार क्षेत्र का राजा था एक, बिहार क्षेत्र के राजा नुसरत खान लोदी, क्योंकि लोदी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे, दिल्ली से इब्राहिम लोदी को बिल्कुल इन्होंने जो है हटा दिया था, ठीक है, लेकिन लोदी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे। उसके अंदर कौन था? नुसरत खान लोदी। वह इसके साथ में था महमूद लोदी। वह बाबर के मध्य लड़ा गया, वह बाबर के मध्य लड़ा गया। जी 20 कहां पर, कौन सी किताब में? उत्कर्ष से मिली, इसको 20 कर लेना, 20 है। अरे हाँ, जो मिला ना आपको उसके अंदर आप 20 कर लेना, ये 20 है। आप भरोसा तो रखिए, यकीन तो रखिए। और मैं कल भी ये एक बात कह चुका हूं कि तारीखों को लेकर बहुत ऊपर नीचे आता है, ठीक है। और मैं यहां पर आता हूं ना आप लोगों के सामने, तो कम से कम 10 से 12 किताबें पढ़कर आते हैं हम यहां पर, और आप यकीन मानोगे उस 10 से 15 किताबों के अंदर ऊपर नीचे मिल जाता है हमको। उन 10 से 15 किताबों के अंदर ऊपर नीचे मिल जाता है, तो अपन किसको ऑथेंटिकेट मानेंगे? एनसीईआरटी को मानेंगे, या कोई ऑथेंटिक डाटा को ही अपन क्या करेंगे? ऑथेंटिक मानेंगे। तो ये अलग अलग बातें चलती है बेटा, है ना, ठीक है। और तारीख को लेकर अपन इतनी माथापड़ी नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसीलिए मैं हमेशा तारीखें लिखवाने से बचता हूं। आई थिंक मैंने पिछले बैचेस के अंदर तो एग्जैक्ट तारीख लिखवाई नहीं है, पिछले बैचेस के अंदर मैंने एग्जैक्ट तारीख लिखवाई नहीं है। मैं तो यही पूरा का पूरा 28, 1528, 27 कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तारीख को लेकर हंगामा होगा, जैसे अभी हो गया है ना। तो इसको 20 ऑथेंटिक किताबों में से ऑथेंटिक डाटाज ही आप लोगों के सामने रखे जाते हैं, ठीक है। ये लड़ा गया था किस किस के मध्य? नुसरत खान लोदी और महमूद लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। अब देखो घाघरा, जैसे मैंने कल घाघरा बोला था तो कई जने हंसे थे, और घाघरे का मतलब घाघरा समझे थे, पहना जाने वाला घाघरा नहीं। यहां पर घाघरा है घाघरा नदी, बिहार के अंदर एक घाघरा नदी बहती है, और घाघरा नदी के तट पर यह लड़ा गया था। और अगर आप लोगों को पूछा जाए जल और थल पर लड़ा गया पहला मुगल कालीन युद्ध कौन सा था, तो वो कौन सा था? घाघरा का युद्ध। तो लिख लेना, घाघरा नदी के तट पर, घाघरा नदी के तट पर जल व थल पर लड़ा गया पहला युद्ध, जल व थल पर लड़ा गया पहला युद्ध था। बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध, बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। ये बाबर के जीवन का कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध। ये भी पूछा गया है कि बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो वो था घाघरा का युद्ध। और बेचारा इसके अंदर भी ये जीता, भारत के अंदर सभी युद्धों को इसने जीता है जो अपने पढ़े हैं, बयाना वगैरह वाले नहीं देखे, उनके अंदर इसको हार भी मिली, लेकिन जो है घाघरा भी जीता, चंदेरी भी जीता, खानवा भी जीता, और इसने पानीपत भी जीत लिया था, ठीक है। इसने कौन सा क्षेत्र जीत लिया था? पानीपत का युद्ध भी जीत लिया था। समझ गए बेटा? डन, ठीक है। तो इसका अंतिम युद्ध हो जाएगा। अब देखिएगा बाबर जो है, बाबर से जुड़े हुए कुछ तथ्य पूछे जाते हैं। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था बाबरी मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर सवाल पूछा गया था। और मैं हमेशा कहता हूं, हर क्लास के अंदर कहता हूं कि जो करंट अफेयर के अंदर मुद्दा काफी पॉपुलर रहता है, उससे संबंधित इतिहास का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पॉलिटी से संबंधित सवाल है तो वो भी पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा संभल के अंदर एक जामा मस्जिद को लेकर काफी हंगामा मच रहा है, संभल के अंदर जामा मस्जिद को लेकर हंगामा मच रहा है। वो भी किसके काल की मानी गई है? बाबर के काल की ही मानी गई। संभल की जामा मस्जिद भी किसके काल की मानी गई है? बाबर। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण तो करवाया था किसने?
हुमायूं ने निर्माण पूर्ण करवाया था, हुमायूं ने, लेकिन उसको किस काल का माना गया है? बाबर के काल का ही माना गया। और भी कई सारी बातें आती है कि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया वो किसने करवाया था, इसका सेनापति था मीर बांकी, उसको लेकर सवाल पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो बाबर से जुड़े हुए और भी कई सारे प्रश्न, फैक्ट हम यहां पर देखेंगे और अंत के अंदर बाबर की मृत्यु की तारीख लिखकर जो है हम इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, समाप्त करेंगे। ओके, यहां तक साथ साथ लिखा था ना आपने? नहीं लिखा? बड़े बदमाश हो तुम, बहुत बदमाश हो तुम। जल और थल पे लड़ा गया पहला युद्ध था ना ये, मतलब पानी के ऊपर भी गए, जल सेना भी गए, नावों से भी जाएंगे, तो उस हिसाब से जो जल और थल पे लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? ये घाघरा का युद्ध था, मुगल काल का। अब हेडिंग डालिएगा, बाबर से संबंधित तथ्य। बाबर से संबंधित तथ्य। सुबह सुबह अंगड़ाइयां ना लेवें, कई कई तो इतनी बुरी अंगड़ाइयां लेते हैं। हाँ जी, आगे चलो बेटा। हाँ, बाबर से जुड़े तथ्य। तो देखिएगा, एक सबसे पहले तो बाबर है ना, बाबर एक अच्छा लेखक था, लिखना इसको बड़ा अच्छे से आता था, और भारत के अंदर इसने एक पद्य शैली अपनाई थी। भारत के अंदर इसने एक पद्य शैली अपनाई थी जिसको कहा गया था मुबैयान शैली। कौन सी शैली? मुबैयान पद्य शैली के अंदर इसने लेखन कला की शुरुआत की थी। पद्य शैली का मतलब है कविताओं के रूप में लिखना। किस रूप में लिखना? कविताओं के रूप में लिखना। और बाबर ने जितनी भी रचनाएं लिखी ना, वो तुर्क भाषा के अंदर लिखी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा के अंदर इसने सारी रचनाएं लिखी, ठीक है। और मुबैयान शैली के अंदर ही बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। और वो आत्मकथा जो थी ना, उसको कहा गया तुजुक ए बाबरी। क्या कहा गया? तुजुक ए बाबरी कहा गया। आत्मकथा को कहा गया तुजुक ए बाबरी, ठीक है। और तुजुक ए बाबरी जब अपन देखें तो वो तुर्की भाषा के अंदर लिखी गई थी, जिसके अंदर इसने संपूर्ण भारत का बड़ा अच्छे से वर्णन किया। इसने भारत की खूबसूरती का भी वर्णन किया, भारत के लोगों के बारे में भी ये जो है, हालांकि भारत के लोगों के बारे में ये थोड़ी सी जो है कम बातें लिखता है, मतलब भारत के लोगों की इसने थोड़ी सी बुराई की है। भारत के लोगों के बारे में इसने शब्द लिखा है द्विदंती। क्या शब्द लिखा? द्विदंती। द्विदंती का मतलब होता है कि जिसके अंदर आगे वाले दो दांत चमकते हुए दिखते हैं, कि भारत के लोग जो थे वो थोड़े मेले कुचल्ले रहते थे, 10-10, 15-15 दिन तक नहाते नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं, ये बाबर कह रहा है अपनी किताब तुजुक ए बाबरी के अंदर। कहा कि ये अपने घरों के अंदर दिए जलाते थे। क्या जलाते थे? दिए जलाते थे, जिसका तेल पूरे घर में फैला रहता था और पूरा घर चिपचिपा रहता था। ये अपनी तुजुक बाबरी के अंदर लिखता है। लेकिन इसने जो है प्राकृतिक सौंदर्य का क्या किया? बड़ा खूबसूरती से वर्णन किया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए ना, अगर आप लोगों को पूछा जाए भैया कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो वो कौन सी हो जाएगी? तुजुक ए बाबरी हो जाएगी, ठीक है। और इसे जीवनियों का राजकुमार भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया? जीवनियों का राजकुमार भी कहा गया है। किसको? बाबर को कहा गया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, लिखना, बाबर ने भारत में एक नई लेखन शैली मुबैयान शैली, नई लेखन शैली मुबैयान शैली, जो कि एक पद्य शैली थी। मुबैयान शैली कैसी शैली थी? पद्य शैली का विकास किया, ठीक है। मुबैयान शैली, एक पद्य शैली का विकास किया था। इसने तुर्की भाषा में, इसने तुर्की भाषा में
आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। तुर्की भाषा के अंदर इसने आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। तुजुक ए बाबरी का समय समय पर अनुवाद किया गया, समय समय के ऊपर इसका अनुवाद किया गया था। जैसे हुमायूं के जमाने में दो लेखक थे, एक तो जैन खान और पाइंदा खान, और तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद क्या कहलाता? बाबरनामा। यानी मूल नाम तो इसका क्या है? तुजुक ए बाबरी, और उसका फारसी के अंदर अनुवाद किया गया। क्यों? क्योंकि मुगलों की और दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। ये सवाल पूछा गया कि मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। जैसे वर्तमान में भारत की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, भारत की एग्जैक्ट अपन जब देखें तो राजभाषा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा है, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा है। ठीक है, एग्जैक्टली कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, सरकारी भाषा या न्यायिक भाषा अगर आपको पूछा जाए तो वो अंग्रेजी है। सरकारी और न्यायिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। भारतीय संविधान अनुच्छेद नंबर 345 और 348 के तहत। ठीक है, जब तक हिंदी का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो जाता तब तक कौन सी भाषा रहेगी? अंग्रेजी भाषा जो है वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे ही उस जमाने के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी? फारसी। तो तुजुक ए बाबरी तो लिखी गई है किसमें? तुर्की के अंदर। तो तुर्की से इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, अनुवादित किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा? फारसी में। हुमायूं के जमाने में तो किया था जैन खान और पाइंदा खान ने। ठीक है, और अकबर के जमाने के अंदर अकबर का एक फर्जंद की उपाधि प्राप्त व्यक्ति था अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो वास्तविक बेटा था बेराम खान का। बेराम खान के बेटे अब्दुल रहीम खान ए खाना ने भी फारसी के अंदर अनुवाद किया था और उसको क्या कहा गया? बाबरनामा। तो लिख लेना, इसका फारसी में अनुवाद, इसका फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से, फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से हुमायूं के काल में, बाबरनामा के नाम से हुमायूं के काल में पाइंदा खान व जैन खान, पाइंदा खान व जैन खान व अकबर के काल में अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। किसने किया था बेटा? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये सारी बात आती है। अब इसका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद होता है, तो अंग्रेजी के अंदर भी दो लेखकों के नाम आते हैं। देखो बेटा, एस लिडेन का नाम भी आता है और एस ए बेवरीज का नाम भी आता है। तो अपन तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किसने किया था? एस लिडेन और एस ए बेवरीज ने किया। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली भी पता होना चाहिए। एस लिडेन नाम का व्यक्ति जो था वो तो इसको लिखता है किसमें? एस लिडेन ने तो इसको जो लिखा था वो फारसी से अंग्रेजी के अंदर किया। यानी मूल रूप से तो तुर्की के अंदर थी, फिर फारसी में हुई, और फारसी से अंग्रेजी में करने वाला कौन था? एस लिडेन। लेकिन एस ए बेवरीज ने इसे डायरेक्ट तुर्की से किसके अंदर लिखा था? डायरेक्ट तुर्की से इंग्लिश के अंदर लिखा था। तो लिख लेना, अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद फारसी से अंग्रेजी में, फारसी से अंग्रेजी में एस लिडेन, फारसी से अंग्रेजी में एस लिडेन व तुर्की से फारसी में, सॉरी, तुर्की से अंग्रेजी में एस ए बेवरीज ने किया। एस ए बेवरीज ने किया। यानी देखो, तुजुक ए बाबरी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप पीछे थोड़ी रहोगे
कैसे भी घुमा घुमू के पूछ ले वे, किधर से भी इसको टर्न करके पूछे, तो आप उसके लिए क्या रहोगे बेटा, तैयार रहोगे, ठीक है ना, आप उसके लिए तैयार रहोगे। तुर्की से अंग्रेजी एस.ए. बेवरिज और फारसी से अंग्रेजी के अंदर एस. लिडेन ने किया था। वर्तमान में हिंदी भाषा के अंदर भी है, वर्तमान के अंदर ये हिंदी भाषा के अंदर भी है। युगांतर नवलपुरी के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। किसके द्वारा? युगांतर नवलपुरी के द्वारा इसको हिंदी के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो मुझसे ले जाना, मेरे पास रखी है, ठीक है, लेकिन वापिस जरूर दोगे, ठीक है, ओके। तो ये सारी बात आती है, फारसी से अंग्रेजी और तुर्की से अंग्रेजी के अंदर एस.ए. बेवरिज के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखना, ये तो लेखन कला के अंदर, ये व्यक्ति स्थापत्य कला के अंदर भी आगे था। भारत के अंदर एक प्रणाली लेकर आया था, चार बाग शैली। कौन सी शैली? चार बाग शैली। और चार बाग शैली क्या है? चार बाग शैली के अंदर बीच के अंदर एक इमारत होती है और चारों तरफ चार बगीचे, चारों तरफ क्या होते हैं? चार बगीचे होते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, साइड में इमारत होती है और आगे की तरफ जो है उसमें चार बगीचे बताए जाते हैं और बीच के अंदर पात होते हैं। जैसे ताजमहल आपने देखा होगा, ताजमहल का एरियल व्यू देखना, कोने के ऊपर तो यमुना नदी के बिल्कुल तट पर तो कौन ताजमहल बना हुआ है, और उसके सामने की तरफ जो है चार बगीचे बने हुए हैं, बीच के अंदर फंवारे लगे हुए हैं। बीच के अंदर क्या लगे हुए हैं? फंवारे लगे हुए हैं। वो शैली कहलाती है चार बाग शैली। और चार बाग शैली भारत में लाने वाला कौन था? बाबर। और चार बाग शैली के अंदर इसने एक बगीचा स्थापित करा था आगरा के अंदर, आराम बाग, जिसे नूरे अफगान भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत के अंदर चार बाग शैली के अंदर बनाए पहली संरचना या पहली इमारत जो थी वो तो कौन सी थी? आराम बाग थी, ठीक है। लेकिन चार बाग शैली के अंदर बना हुआ पहला मकबरा जो कहलाता है वो है हुमायूं का मकबरा। कौन सा मकबरा? हुमायूं का मकबरा। अब ये मकबरा क्या होता है? अक्सर है ना क्लास के अंदर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मस्जिद और मकबरे में क्या फर्क है, मस्जिद और मकबरे के अंदर क्या फर्क है। तो देखो, मस्जिद तो होती है नमाज पढ़ने की जगह, एक हॉल जैसा ये बड़ा हॉल है, इस हॉल जैसी संरचना होगी जहां पर मुस्लिम धर्मावलंबी आएंगे, इकट्ठे होकर नमाज पढ़ के चले जाएंगे। कोई वहां पर मजार नहीं होगी, कोई वहां पर कब्र नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी, कोई फोटोज वगैरह नहीं होगी, सिर्फ नमाज पढ़ने की खालिस जगह जो है वो क्या कहलाती है? मस्जिद। मकबरा कहा जाता है कि किसी राजा या किसी बड़े आदमी या किसी सूफी संत की कब्र के ऊपर बनी हुई इमारत क्या कहलाती है? मकबरा कहलाती है। क्या कहलाती है? मकबरा कहलाती है। तो आराम बाग के अंदर वर्तमान में किसी की मजार है ही नहीं। आराम बाग के अंदर वर्तमान में, शुरुआत के अंदर तो बाबर को एक बार के लिए यहां पर दफनाया गया था, लेकिन जब बॉडी वापस निकाल ली गई है तो वर्तमान में तो वहां पर कोई मजार है ही नहीं। तो आराम बाग को अपन मकबरा तो कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहला मकबरा कौन सा होगा? हुमायूं का मकबरा होगा, जो चार बाग शैली के अंदर बना हुआ है। तो लिख लेना, भारत में चार बाग शैली का जनक यही था। भारत में चार बाग शैली का जनक बाबर था। चार बाग शैली का जनक बाबर, चार बाग शैली का जनक बाबर था। चार बाग शैली का जनक बाबर था। इसने चार बाग शैली की पहली इमारत, पहली इमारत आराम बाग, जिसे नूरे अफगान भी कहा गया, नूरे अफगान, आराम बाग आगरा में बनवाई, आगरा में बनवाया, ठीक है। तो एक नोट डाल लेना यहां पर, हालांकि इस शैली का पहला मकबरा आराम बाग, आगरा में बनवाया, ठीक है।
हुमायूं का मकबरा। मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है, माफी चाहूंगा। यू नो आई बिलोंग्स टू बेंगलोर, दैट्स वाई, है ना। इंग्लिश में चलो पक्का। कल एक लाइन बोल दी थी मैंने लास्ट में जाते जाते, उस वो तो तुमसे पची नहीं है, और क्या इंग्लिश में बोलो। बाप जी गोरा घड़ान फेर के भाव मत बबूती लगा ही ली। हाँ ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा, हालांकि शैली के अंदर बना पहला मकबरा कौन सा था? हुमायूं का मकबरा। फिर लिखना इसके सेनापति, इसके सेनापति मीर बांकी, मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। मीर बांकी ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, मीर बांकी, जहां पर वर्तमान के अंदर जो है 92 के अंदर इसको विवादित ढांचा मानकर गिराया गया था। वर्तमान के अंदर भगवान श्री राम जन्मभूमि को मानते हुए रामलला का एक विशाल मंदिर प्रतिस्थापित किया गया था 1 साल पहले 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, उसी जगह पर बाबरी मस्जिद थी और वो बनाने वाला कौन था? मीर बांकी। और सवाल बना हुआ है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बांकी ने करा था। किसने करा था? मीर बांकी ने करा था। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मजे ही मजे। ये वाली बात हो गई। लास्ट में अब मौत करवाओ इसकी। बाबर की मृत्यु 1530 दिसंबर में आगरा में हुई। आगरा में हुई। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? आगरा के अंदर। अब सुन लीजिएगा मेरी बात को, सिर्फ ये व्यक्ति जो था आगरा के अंदर मर गया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि इसकी मृत्यु जो हुई थी बड़ी विषम परिस्थितियों के अंदर हुई थी, संदेहास्पद हालात के अंदर हुई थी। ठीक है, वो क्या हालात थे वगैरह इतना हमको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, अपन को तो ये देखना मर गया। ठीक है, ये मर गया, इसको एक बार के लिए कहां पर दफना दिया गया? आगरा के अंदर ही दफना दिया गया। लेकिन जब इसकी वसीयत खोली गई ना, जब इसकी वसीयत खोली गई तो वसीयत के अंदर लिखा हुआ था कि मैं दुनिया के किसी भी, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में मरूं, दुनिया के किसी भी कोने में मरूं, मुझे काबुल दफनाया जाए। कहां पर दफनाया जाए? काबुल के अंदर दफनाया जाए। और इसको कहां पर वापस इसकी बॉडी को निकाला गया? इसकी बॉडी को, जो ताबूत था उसको निकाला गया और उसको कहां ले जाया गया? काबुल ले जाया गया। वर्तमान के अंदर इसका मकबरा कहां पर है? काबुल के अंदर। देखो इतने मुगल बादशाह हुए 1526 के बाद में, लगभग 16-17 मुगल बादशाह हुए। ठीक है, 17 बड़े नाम आते हैं। बाबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह मुगल, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, उसके बाद में अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड के बाद में बहादुर शाह जफर। लगभग 17 नाम आते हैं। ठीक है, इन 17 में से ज्यादातर मुगल जो है वो भारत के अंदर ही दफन है, ज्यादातर। और मुगल राज परिवार के सदस्यों को भी जो दफनाया गया वो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा जो है ना, उसके आसपास मुगल परिवार से जुड़ी हुई 550 कब्रें हैं। कितनी कब्रें? 550। इसीलिए मुगलों का शाही कब्रिस्तान हुमायूं का मकबरा कहलाता है। इन 17 में से सिर्फ 3 बादशाह ऐसे हैं जिनको भारत से, वर्तमान भारत से बाहर दफनाया गया, जिसमें से एक तो कौन हो जाएगा? बाबर। एक हो जाएगा जहांगीर, जिसे लाहौर में दफनाया गया। और लाहौर तो भारत का ही अभिन्न अंग था 1947 तक। पंजाब की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, वो तो इन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या जची, और जो है वो विभाजन करके चले गए और लाहौर उधर चला गया। तीसरा जो बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर, और उसको तो सजा के तौर पर भेजा गया था रंगून की मांडले जेल में। और वो तो कहता कहता मर गया कि जिस तरीके से बाबर की हड्डियां ही लेकर गए थे काबुल, कोई मेरा वंशज अगर मजबूत आ जाए तो मेरी हड्डियां कहां ले जाए? कुएं यार में ले जाए, दिल्ली ले जाए। लेकिन अभी तक वो कोई वंशज पैदा हुआ ही नहीं। वो लिखता था,
लिखने में बड़ा एक्सपर्ट था। वो कहता था ना किसी के दिल का चैन हूं, ना किसी की आंखों का करार हूं, मैं तो किसी के काम ना आ पाया, इतना बेकार हूं। है कितना बदनसीब जफर, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। और ऐसे कहते कहते मर गया और कहा कि कोई वंशज अगर पैदा हो तो भैया जरूर जो है मेरी हड्डियां ही ले जाए। ठीक है, लेकिन कोई वही नहीं पैदा ऐसा। एक दिन मेरे सपने में आ गया, ठीक है, कि सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम जी, कौन? कि देखो मजाक की बात है, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन आपको याद रह जाए इसलिए हम ये छोटी मोटी मजाक करते हैं। मैं क्या आप कौन? कि हाँ तुम क्यों पहचानोगे? कि मैं बहादुर शाह जफर। और मैं क्यों, तो दिक्कत हो गई। हाँ, मैं को बोलो क्या हुआ? कि मजबूत आदमी तू ही दिखा मुझे, तो लिया आइडिया। अरे मैंने कहा आप शायरी करते थे, हमें भी शायरी करने का शौक है, हमें भी शायरी करने का शौक है। तो मैंने भी कहा कि महंगाई बढ़ गई है कुएं यार में, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है कुएं यार में, अब 2 गज जमीन भी आती है 70,000 में। तो चुपचाप पड़े रहो अब वहीं पर अपनी मजार में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है भैया कि 3 बादशाह ऐसे हुए हैं, 3 बादशाह ऐसे हुए हैं जो कहां पर भारत से बाहर उनको दफनाया गया है। उसमें से एक तो था बाबर, एक था बहादुर शाह जफर, और एक कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। लिख लेना, बाबर का मकबरा कहां पर है? बाबर का मकबरा काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल, बाबर का मकबरा काबुल में। ठीक है बेटा, तो ये मकबरे को लेकर सवाल पूछे गए थे, ठीक है ना? तो ये जो है सवाल पूछे गए थे, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल के अंदर स्थित है। आफ्टर क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट। काफी ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं क्लास के बाद बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे चलूं। अब ये तो मर गया, और इसके बाद में हिंदुस्तान का बादशाह बना था हुमायूं। क्या बना? तो कौन बना था? हुमायूं। हेडिंग लिखना, हुमायूं। 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556, ठीक है, 1540 तक रहा, फिर 1555 से लेकर 1556 तक रहा, 1540 से लेकर 1555 का काल जो है ये कहलाता है हुमायूं का निर्वासन काल। ये कौन सा काल कहलाता है? हुमायूं का निर्वासन काल कहलाता है, ठीक है ना? हुमायूं का निर्वासन काल कहलाता है बेटा। निर्वासन काल मतलब हुमायूं, अभी एक कमेंट भी आया था कि हुमायूं लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, उसने पहले ही कर दिया था, और हकीकत में हुमायूं जो है हमेशा क्या करता रहा अपने जीवन काल के अंदर? लड़खड़ाता ही रहा था। सबसे पहले तो लिखना इसका वास्तविक नाम, सबसे पहले लिखना इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम। वास्तविक नाम था इसका नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इनके वास्तविक नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वास्तविक नामों के अंतर्गत जब अपन देखें, ठीक है, वास्तविक नाम जो है वो सबके याद रखना। बाबर का जहीरुद्दीन, हुमायूं का नासिरुद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन, जहांगीर का नूरुद्दीन, ये सब दीन 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 लगता है इनके नाम के आगे, ठीक है। और शाहजहां का था मोहम्मद शिहाबुद्दीन, और औरंगजेब का था मुहियुद्दीन। क्या नाम था उसका? नाम मुहियुद्दीन। तो ये वास्तविक नाम जरूर याद रखना, इनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। ओके माय डियर, तो वास्तविक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता बाबर, माता महम बेगम। माता का नाम क्या था? महम बेगम, महम बेगम, ठीक है।
अब देखना ये व्यक्ति जो था ना, ये थोड़ा सा क्या था, नशे की लत इसको ज्यादा थी, इसको नशे की लत थोड़ी सी ज्यादा थी इस व्यक्ति को, और नशे के अंदर रहता था, अफीम की पीनक के अंदर ये ज्यादा रहता था। लेकिन सबसे बड़ा बेटा था, और बाबर ने भी अपना उत्तराधिकारी जो माना था वो किसको माना था, हुमायूं को ही माना था। ठीक है, और हुमायूं को कहकर गया था बाबर कि भैया अपने भाइयों के बीच में बराबर का सलूक करना, उनको भी क्षेत्र देना। और हुमायूं की ये सबसे बड़ी भूल बताई जाती है कि इसने क्या किया था, हुमायूं ने बादशाह बनते ही अपना पूरा साम्राज्य जो था ना वो अपने भाइयों में बांट दिया, उनको स्वतंत्र रूप से दे दिया कि तुम यहां पर शासन करो और जो है अपनी कमाई करते रहो, राजस्व लेते रहो। ये चाहता तो उनको अपने अधीन भी रख सकता था, लेकिन इसने तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से ही बांट दिया, जो इसकी सबसे बड़ी भूल बताई जाती है। अब हमारे सामने जो सवाल आता है ना वो ये आता है कि कौन से भाई को कौन सा क्षेत्र दिया था। ये आजकल है ना, देखो ज्यादातर सवाल है ना वो सुमेलित करने वाले भी आते हैं, एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि आपके रीट के अंदर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा और कभी कभी हो सकता बुरा भी लग जाए। इतना 15-16 घंटे पढ़ाने के बाद में वहां पर सवाल ये पूछा गया था, अकबर का जन्म कहां पर हुआ। एक सवाल आया, अकबर का जन्म कहां हुआ था, अमरकोट के अंदर। कहां पर हुआ था, अमरकोट। मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा गया। रीट लेवल 1 है आपका, रीट लेवल 1 के अंदर मैं पर्यावरण भी पढ़ाता था पहले, यहीं पर इसी जगह पर मैंने पर्यावरण भी पढ़ाई है। 16-17 बैचेस के अंदर पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस पूरी पढ़ाई मैंने। ठीक है, तो ईवीएस जब पढ़ाना शुरू करते थे तो उसके अंदर विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक पढ़ाता था मैं पहले। पाचन तंत्र वगैरह आपने भी पढ़े होंगे, पाचन तंत्र वगैरह सारे के सारे। पाचन तंत्र के अंदर आपने देखा होगा 2-2.5 घंटे लगते हैं, पूरी जो बोलस वगैरह और पूरा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो पूरा जबरदस्त तरीके से हम बताते। सवाल क्या पूछा गया रीट के अंदर, बता आपको, शरीर का वह तंत्र कौन सा है जो भोजन को पचाने में सहायक है। कई बार तो इतने बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं, इतना तो वो बच्चे सोच रहे होंगे, मुझे भी महसूस हुआ कि यार वो के मास्टर था 2.5 घंटे हमको पाचन तंत्र पढ़ा कर गया और सवाल आया इतना सा। तो बेटा सवाल कहीं से भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना वो सुमेलित करने वाले, सत्य असत्य वाले, कई कथन और निष्कर्ष वाले सवाल भी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि एक तरफ तो भाई का नाम दे दे और दूसरी तरफ उसको कौन सा क्षेत्र दिया गया था वो भी पूछ लिया जाए। तो लिख लीजिएगा, बादशाह बनते ही हुमायूं ने, बादशाह बनते ही हुमायूं ने अपना क्षेत्र भाइयों में बांट दिया, अपना क्षेत्र भाइयों में बांट दिया, भाइयों में बांट दिया। जो इसकी बड़ी भूल थी, जो इसकी बड़ी भूल थी, भाइयों के अंदर बांट दिया जो इसकी क्या थी, बड़ी भूल थी। अब देखना कौन सा क्षेत्र किसको दिया, कामरान को दे दिया। काबुल और कंधार वाला क्षेत्र दिया जहां पर मजबूत सिपाही थे। कामरान को तो दे दिया काबुल और कंधार वाला, और कामरान से इसकी बनती भी नहीं थी। और ये वही कामरान है जो राव जेतसी से लड़ेगा, राती घाटी का युद्ध, ये वही कामरान है। ठीक है, कामरान को दे दिया काबुल व कंधार। हिंदाल को दिया मेवात, हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया, मेवात वाला इलाका दे दिया हिंदाल को। संभल वाला क्षेत्र दिया अस्करी, संभल वाला क्षेत्र दिया अस्करी को, और उल्टा लिख दिया, अस्करी को दिया संभल, यूपी के अंदर। ठीक है, और किसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, और सुलेमान मिर्जा को इसने दिया था बदख्शा। ठीक है,
और अगर आप लोगों को पूछा जाए ना कि हुमायूं बाबर के समय में कहां का सूबेदार था, तो हुमायूं बाबर के समय में सूबेदार भी कहां का था? बदख्शां का था। और बदख्शां वर्तमान में कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान के अंदर। ओके ना, तो ये कहां पर हो जाएगा? अफगानिस्तान के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो कामरान को दिया काबुल व कंधार, हिंदाल को दिया मेवात, अस्करी को दे दिया कौन सा क्षेत्र? संभल वाला क्षेत्र दे दिया था। चचेरा भाई जो था उसका नाम क्या देखने को मिलता है? सुलेमान मिर्जा। और सुलेमान मिर्जा को कौन सा क्षेत्र दे दिया? बदख्शां वाला क्षेत्र दे दिया। और बदख्शां वर्तमान में कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है। ये लापरवाह आदमी था, नशेड़ी आदमी था, अफीम की पीनक के अंदर रहता था, हालांकि था ताकतवर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ताकतवर आदमी था, एक्सरसाइज वगैरह करता था ना, तो वार्म अप, आप भी कभी एक्सरसाइज वगैरह आपने जीवन के अंदर की होगी? नहीं की? नहीं, शक्ल देख ही लग गया मेरे को, कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने तो की होगी। ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से पहले जो है वार्म अप किया जाता है, थोड़ा सा बॉडी को गर्म किया जाता है। ठीक है। थोड़ी सी उछल कूद की जाती है, स्ट्रेचिंग वगैरह की जाती है। और अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर पहुंच जाओगे ना, तो बॉडी के अंदर कई सारे क्रैम्प्स वगैरह आ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। ये कैसे करता था वार्म अप पता है? ये क्या करता है, एक आदमी तो डालता है इस खांख में और एक आदमी इस खांख में डालकर दौड़ लगाता था। इतना ताकतवर था ये, लेकिन उदार दृष्टिकोण का आदमी था। कोई भी छोटी सी बात होती बड़े बड़े आयोजन करवाता, छोटी सी बात होती बड़े बड़े आयोजन करवाता था। ठीक है। जन्मदिन हुआ, ओके पार्टी, बच्चे का बर्थडे हुआ का पार्टी, खजाना बड़ा खाली। इसके पिता, इसको जो वसीयत के अंदर इसको जो मिला है क्षेत्र, पिता बाबर उम्र भर युद्ध लड़ता रहा, और युद्ध लड़ने वाले राजा का खजाना कभी भरा नहीं होगा। उस राजा का खजाना जो है वो कभी भरा नहीं होगा, और खजाना तो ऑलरेडी खाली पड़ा है, और पार्टी करो, पार्टी करो, मेरे पास पैसे तो है नहीं, उधार ला के तो जो है मैं पार्टियां कर रहा हूं, तो भैया वो तो मेरी बेवकूफी होगी ना। ठीक है। और फिर अगर मेरे पास कोई आया कि साहब पैसे की जरूरत है, ये है वो है, मैंने दूसरे से उधार लेकर इसको उधार दे दिया, तो ये अच्छी बात थोड़ी होगी। इस तरीके का लापरवाह आदमी था कौन? हुमायूं। और इसकी लापरवाही का खामियाजा मुगलों को उठाना पड़ा, और 1540 के अंदर एक बार के लिए भारत से मुगल क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। ठीक है ना। तो ये वाली बात आती है। नेक्स्ट लिखना हुमायूं के विजयी अभियान, लिख लिया ना यहां तक जी? हुमायूं के विजयी अभियान कौन कौन से रहे? हुमायूं के विजयी अभियान, हुमायूं के विजयी अभियान। हुमायूं के विजयी अभियान जब अपन देखें ना बेटा, तो देखो सबसे पहला जो इसका विजयी अभियान था ना, इसने 1531 में, इसने 1531 में कालिंजर, कालिंजर वर्तमान के अंदर एमपी में है, कालिंजर वर्तमान में एमपी में है, कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र को पराजित किया, प्रताप रुद्र को पराजित किया, कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र को पराजित किया था। सर्वप्रथम इसने प्रताप रुद्र को पराजित किया। ठीक है बेटा। ओके। प्रताप रुद्र के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है। और इनका देखो मेन मकसद ये एक जगह से दूसरी जगह पर आक्रमण करने का, साम्राज्य विस्तारवादी नीति तो होती थी, साथ ही साथ ये क्या करना चाहते थे, वहां से धन भी लूटना चाहते थे। और इसी उद्देश्य से इसने क्या किया, कालिंजर के ऊपर अटैक किया। अब देखो आपसे सवाल कहां कहां से पूछा जाएगा, अभियान कब हुआ? 1531। कालिंजर का राजा कौन था? प्रताप रुद्र। ठीक है। और जो है हुमायूं उसके अंदर क्या कर जाता है, जीत जाता है। फिर 1532 में दोहरिया के युद्ध में, कौन से युद्ध में? दोहरिया युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है। महमूद लोदी को पराजित किया। महमूद लोदी को पराजित किया। लोदियों को यहां पर पूर्ण रूप से क्या किया गया था
लोदियों को यहां पर पूर्ण रूप से क्या किया गया था, हटाया गया था। ठीक है, हाँ सर थोड़ा सा साइड में हो जाइए, ये दिख नहीं रहा तो मैं लिखूंगा कैसे फिर। संभल यूपी में है बेटा, यूपी वाला जो क्षेत्र है, संभल वाला क्षेत्र यूपी के अंदर है। ठीक है, अब देखो इसने महमूद लोदी को पराजित करके लोदियों को यहां पर क्या कर दिया है, अंत कर दिया। लेकिन फिर भी अफगान शक्ति भारत के अंदर थी, और एक सेनापति था जिसका नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। और फरीद ने बिहार के राजा बहार खान लोहानी के सामने जो है निहत्ते ही एक शेर को खत्म कर दिया था, शेर को मार डाला था। इसी वजह से बहार खान लोहानी ने उसको उपाधि दी थी शेर खान। कौन सी उपाधि दी? शेर खान की उपाधि दी। ठीक है, यानी शेर खान जो है उसका वास्तविक नाम क्या है? फरीद। और यही शेर खान आगे चलकर क्या बनेगा? शेरशाह सूरी। और ये फरीद था ना, इसका सीधा सीधा क्या था, ये साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत क्या करता था, बड़ा कूटनीति वाला आदमी था। इसको पता चल जाता ना कि कहीं पर कोई राजा मर गया तो उसकी विधवा से जाके विवाह कर लेता। ठीक है, जैसे बहार खान लोहानी की विधवा थी दूदू बेगम, दूदू बेगम से शादी कर ली, इसको बिहार वाला क्षेत्र की जागीरी मिल गई। चुनार वाला जो क्षेत्र था वहां पर भी एक लाड मलिक थी, संरक्षिका कौन थी वहां पर? लाड मलिक। जाकर लाड मलिक से विवाह कर लिया, इसको कौन सा क्षेत्र मिल गया? चुनार मिल गया। और चुनार है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। चुनार को कहा गया पूर्व का द्वार। कौन सा द्वार? पूर्व का द्वार। जैसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। सारे दिल्ली के राजा जो थे वो कौन सा क्षेत्र जीतना चाहते थे? चित्तौड़ जीतना चाहते थे। सारे के सारे दिल्ली के राजा जो थे चित्तौड़ जीतना चाहते थे। क्यों जीतना चाहते थे चित्तौड़? क्योंकि दक्षिण जाने का रास्ता था चित्तौड़, दक्षिण की कुंजी कहा जाता है चित्तौड़। ठीक उसी प्रकार पूर्व की कुंजी जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? चुनार को कहा गया। किसको? चुनार। पूर्व की तरफ जाना है तो चुनार की तरफ जाना होगा। ठीक है, और जब चुनार वर्तमान के अंदर आप देखोगे तो कहां पर है? बिहार के अंदर स्थित है। और चुनार के ऊपर अधिकार कर लिया था किसने? शेर खान ने। हुमायूं ने जो है चुनार के ऊपर घेरा डाल दिया। 8 महीने तक घेरा डाले रखा। कितने महीने तक? 8 महीने तक घेरा डाले रखा। तो 8 महीने वहां पर खर्चा तो हुआ ही है ना। 8 महीने घेरा डाले रखेगा तो 8 महीने वहां पर खर्चा हुआ। और जब 8 महीने तक हुआ, अंत के अंदर संधि करके आ गया। यह भी बेवकूफी है, खर्चा अपना पूरा उगाया ही नहीं इसने, और वहां पर शेर खान से संधि करके आ गया। और उस शेर खान से संधि की है इसने जो आगे चलकर शेर शाह सूरी बनेगा और हुमायूं को हिंदुस्तान की हुकूमत से बाहर निकालेगा। और इस शेर खान के बारे में बाबर इसको चेता चुका था पहले ही। बताया जाता है कि चंदेरी के युद्ध के अंदर, खानवा और चंदेरी के युद्ध के अंदर इस शेर खान ने मुगलों का साथ दिया था। और जब युद्ध जीतने के बाद में सारे सरदार वगैरह इकट्ठे होते ना, तो ये 2 सरदार आपस के अंदर बात कर रहे थे। तब शेर खान ने कहा था कि आज तो मुगलों के साथ लड़ रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने जब मेरे को अगर कभी मौका दिया ना तो इन मुगलों को तो भारत से भगाऊंगा। ये बात सुन ली थी बाबर ने। और बाबर ने आकर हुमायूं को चेताया था कि मुझे इसकी ललाट के ऊपर बादशाहत की चमक दिखाई देती है, तू इस आदमी से बचकर रहना। लेकिन हुमायूं तो कैसा आदमी था? लापरवाह आदमी था। लापरवाह आदमी था और किस्मत भी बंदे की खराब थी। नाम इसका हुमायूं है, हुमायूं जिसका शाब्दिक मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन नाम का आंख का अंधा और नाम नेन सुख, वो इसके ऊपर लागू होती है बात। नाम भाग्यशाली होने से कुछ नहीं होता, कर्म भी भाग्यशालियों वाले करने पड़ते हैं। ठीक है, और हुमायूं जब अपन बात करें तो ठीक है, हुमायूं जब अपन बात करें तो भैया बड़ा ही क्या था? अभाग्यशाली आदमी था। कैसा आदमी था? अभाग्यशाली आदमी था। ठीक है, तो इसने क्या किया? चुनार के ऊपर आक्रमण करेगा। कहां पर आक्रमण करेगा? अभी ये चुनार के ऊपर आक्रमण करेगा। लिख लेना 1532 में हुमायूं ने ठीक है, हुमायूं ने चुनार को घेरा। चुनार कोष्टक में लिख लेना, वर्तमान बिहार, वर्तमान बिहार
और इसे कहा गया पूर्व का द्वार। को घेरा। ठीक है, वह शेर खान के साथ संधि की, शेर खान के साथ संधि की। ठीक है ना, शेर खान के साथ में क्या की थी, संधि की थी। ये इसकी सबसे बड़ी भूल बताई जाती है। और भूल कैसे होगी, वो जब अपन आगे चौसा का युद्ध पढ़ेंगे, चौसा का युद्ध देखेंगे, आगे चलकर अपन जो है वो कालिंजर का युद्ध देखेंगे, तब पता चल जाएगा हम लोगों को कि अच्छा होता कि यहां पर ही ये शेर खान को क्या कर देता, खत्म कर देता, उसकी ताकत को खत्म कर देता, तो आगे ये जो है उभर कर सामने नहीं आता। ठीक है, फिर लिख लेना 1532 तक मेवाड़ से भी अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। मेवाड़ से भी अच्छे संबंध स्थापित हो चुके थे। मुगलों के मेवाड़ से भी कैसे संबंध स्थापित हो चुके थे, अच्छे संबंध स्थापित हो चुके थे। देखिए, मेवाड़ के बारे में जब अपन बात करें ना, तो मेवाड़ क्या था, ठीक है, मेवाड़ के अंदर महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी 1528 के अंदर ही। मेवाड़ के अंदर 1528 के अंदर महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, अब महाराणा संग्राम सिंह जी के जो मेन उत्तराधिकारी थे भोजराज, वो तो ऑलरेडी 1521 के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ठीक है, इनके बाद में हालांकि एक राणा को बनाया गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी वजह से जो है अल्पवयस्क व्यक्ति विक्रमादित्य को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। उदय सिंह जी तो छोटे ही थे, विक्रमादित्य को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। और उनकी संरक्षिका के रूप में मेवाड़ कौन संभाल रही थी, मेवाड़ संभाल रही थी रानी कर्मावती, हाडी रानी कर्मावती। ठीक है, और इस, ठीक है, जो है इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की गुजरात के राजा बहादुर शाह ने। वो सोचेगा कि यार औरत का ही संरक्षण चल रहा है, तो वहां पर तो पोल पड़ी है, अटैक कर दो। मेवाड़ को कौन नहीं जीतना चाहेगा, सब जीतना चाहेंगे मेवाड़ को तो। और मेवाड़ का ही पड़ोसी राज्य जो था वो गुजरात था। और गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 के अंदर पहला आक्रमण कर दिया था। इस पहले आक्रमण के दौरान तो राजपूत सरदारों ने संधि करके और उसको मनाकर वापस भेज दिया था। लेकिन रानी कर्मावती ये जानती थी कि बहादुर शाह वापस आक्रमण करेगा, इसलिए बताया जाता है कि रानी कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह से रक्षा प्राप्त करने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी कि तुम मेरे भाई जैसे हो और आकर तू जो है हमारी मदद करो। अब यहां पर कुछ 3 थ्योरी आती है, अलग अलग थ्योरीज बताई जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया था, हुमायूं ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया था और उसने मना कर दिया था कि एक मुस्लिम राजा के विरुद्ध गैर मुस्लिम का साथ देने के लिए मैं क्यों जाऊं। एक थ्योरी तो ये बताई जाती है। एक थ्योरी ये बताई जाती है कि हुमायूं उस वक्त दिल्ली के अंदर एक पुस्तकालय दीन ए पनाह, पुस्तकालय का नाम क्या देखने को मिलता है, दीन ए पनाह बनाने में मशगूल था। इस वजह से वो बिजी था, इस वजह से नहीं जा पाया। दीन ए पनाह बनाने में वो जो है बिजी था, इसलिए वो नहीं जा पाया। एक थ्योरी ये आती है कि हुमायूं मदद करने के लिए निकल गया था, लेकिन ये तो शराबी था, सारंगपुर एक जगह है, सारंगपुर, और सारंगपुर वाला जो क्षेत्र है ना, सारंगपुर वाले क्षेत्र के अंदर ये अपना टेंट लगाकर बैठ गया और वक्त पर नहीं पहुंच पाया, मदद करने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाया। इसी के चलते 8 मार्च 1535 को महारानी कर्मावती ने वहां पर क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था, जो चित्तौड़ का दूसरा साका है। कितवा साका है, दूसरा। पहला तो हुआ था रावल रतन सिंह जी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ठीक है, 1303 के अंदर। कब हुआ, 1303 में। और ये दूसरा हुआ था 1535 में, और तीसरा हुआ है 1567 के अंदर, चित्तौड़गढ़ वाला जो अकबर के समय के अंदर हुआ था।
ठीक है, और रानी कर्मावती जो है वो क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। ठीक है, तो हमको तो यहां पर इंडिया के हिसाब से एक ही लाइन लिखनी है कि मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध, गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध क्या किया था, रक्षा प्राप्त करने के लिए हुमायूं के पास में क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। लिख लीजिएगा, मेवाड़ की रानी कर्मावती, मेवाड़ की रानी कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह से रक्षा प्राप्त करने हेतु हुमायूं के पास राखी भेजी थी। हुमायूं के पास राखी भेजी, पर हुमायूं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। हुमायूं जो था वो वक्त पर नहीं पहुंच पाया। ओके बेटा, हुमायूं वक्त पर पहुंच जाता तो अब मदद होती कि नहीं होती वो वाली बात की बात है, लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली वो मैंने यहां पर बता दिया। हुमायूं वक्त पर नहीं पहुंच पाया और रानी ने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसको बुरा लगा। इतिहासकार बताते हैं, फिरिश्ता बताता है और भी इसके समकालीन इतिहासकार बताते हैं कि इसको बुरा लगा, अतः ये कहां पर आक्रमण करेगा, गुजरात के ऊपर। गुजरात के बहादुर शाह के ऊपर इसने 1535-36 के अंदर पूर्ण रूप से जीता था, 36 के अंदर, तो हम तो 36 देखेंगे। ये 35-36 वाला ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि 35 में शुरू हुआ और 36 के अंदर खत्म हुआ। 35 में शुरू हुआ और 36 के अंदर क्या हुआ, खत्म हुआ। इस वजह से ये कई बार जो है ऊपर ऊपर जो है, ठीक है, ओके, ऊपर नीचे देखा जाता है बेटा, है ना। तो 1536 के अंदर ये गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है और बहादुर शाह को पराजित करके गुजरात जीत लेता है। बकायदा बताया जाता है जूनागढ़, गुजरात के जो प्रमुख किले थे वो कौन से थे, जूनागढ़ और पावागढ़, और जूनागढ़ और पावागढ़ के खजानों को भी ये क्या करता है, लूट कर लेकर आता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इलाके थे गुजरात के अंदर, जूनागढ़ और पावागढ़। देखिए, एक गुजरात का शासक हुआ मोहम्मद शाह बेगड़ा, महमूद शाह बेगड़ा, नाम आपने भी सुना होगा, जिसने जालोर वाले क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था। तो एक मंदिर को उसने नुकसान पहुंचाया, तो मधुमक्खियों ने उसके ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। महमूद शाह बेगड़ा की मजार जो है वो अहमदाबाद के अंदर सरखेज मॉन्यूमेंट्स के अंदर है। सरखेज मॉन्यूमेंट जो कि यूनेस्को के अंदर भी शामिल है। अहमदाबाद पूरा का पूरा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ठीक है। और सरखेज मॉन्यूमेंट के अंदर मतलब बड़े शान से उसकी मजार वहां पर मौजूद है, लिखा हुआ है महमूद बेगड़ा का मजार। तो मैं वहां पर गया, मैंने पूछा, मैं कि यार इस बादशाह को तुम बेगड़ा क्यों कहते हो? अपने राजस्थान के अंदर बेगड़ा शब्द इज नॉट अ गुड वर्ड, बट बेगड़ा माता जी कहती है ना। और राजस्थान वाले गंदी गंदी गालियां नहीं देते हैं, ठीक है, गंदी गालियां राजस्थान वाले ना गंदी गाली नहीं देते हैं, उनकी गालियां अलग है। हिडी गाडियो, मारवाड़ी के लुगाइयां जो है ना, बूढ़ी धा माँ वगैरह, ये कहते हिडी गाडियो। हिडी गाडियो मतलब है सीडी के ऊपर निकलाया जाए, जिसकी अर्थी निकले, हिडी गाडियो, ये वो ये मतलब अजीब अजीब सी। तो बेगड़ा शब्द भी मारवाड़ के अंदर जो है, गाली तो नहीं कह सकते, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को बेगड़ा कहा जाता है। मैंने कहा तुम इसको दुष्ट क्यों कहते हो बेचारे को? कि ए भाई, दुष्ट किसने कहा उन्हें, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, कि ये तो बेगड़ा था। अरे मैं को वही तो पूछ रहा हूँ, बेगड़ा क्यों कह रहे हो बेचारे को? कि नहीं, आप बेगड़े का मतलब क्या समझ रहे हो? मैं क्यों, हमारे राजस्थान के अंदर तो बेगड़ा कहा जाता है दुष्ट व्यक्ति को। कि नहीं नहीं, बेगड़ा, बे का मतलब दो और गड़ा का मतलब दो गढ़ जीतने वाला। और मैं कि यार ये उनका तो कंसेप्ट ही अलग है, बेगड़ा। मैं ये इतिहास से संबंधित बात ही बता रहा हूं, बेगड़ा। और मैंने कहा कि इसने कौन से, कि ये भाई दो गढ़ जीते ने। मैं कौन से?
कि पावागढ़ और जूनागढ़ जीते ने तो इसको बेगड़ा कहा जाता है। उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी है, अहमदाबादियों की, गुजरातियों की बड़ी मीठी है। वो बेन कह के ही बात करते हैं, बेन हटने, ए भाई हटने, भाई बेन कह के ही बात करते हैं। तो मतलब बड़ी मीठी लैंग्वेज के अंदर उसने मेरे को इस चीज को पूरा अच्छे से समझाया कि बेगड़ा का मतलब क्या है, जूनागढ़ और पावागढ़ जीतने वाला। और इसने भी क्या किया, जूनागढ़ और पावागढ़ के अंदर जाकर वहां से इसने क्या किया था, खजाना प्राप्त किया था। तो लिख लेना 1536 में गुजरात विजय में गुजरात के बहादुर शाह को पराजित किया। गुजरात के बहादुर शाह को पराजित किया। इसने किसको पराजित किया था, गुजरात के बहादुर शाह को पराजित किया था। ठीक है, अब देखिएगा ये तो बिजी था गुजरात के अंदर। कहां पर बिजी था ये, गुजरात के अंदर। और खेला होबे बंगाल में, की होबे खेला, खेला होबे बंगाल में। वो जो शेर शाह था ना, शेर शाह, सॉरी शेर खान, अभी तक वो क्या है, शेर खान। वास्तविक नाम फरीद है और 1527-28 के आसपास बिहार के राजा ने उसको शेर खान की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, शेर खान। और उस शेर खान ने बंगाल के अंदर विद्रोह कर दिया। उस शेर खान ने क्या कर दिया, बंगाल में विद्रोह कर दिया। तो अब ये तो था गुजरात में और बंगाल के अंदर विद्रोह हो गया, तो ये कहां किधर जाएगा, बंगाल की तरफ जाएगा। और जब ये बंगाल की तरफ गया ना, ठीक है, तो वहां पर इसे हार का सामना करना पड़ा। दो युद्ध लड़े जाते हैं। एक तो था चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को, ठीक है, और शेर खान ने इसको उसमें बुरी तरीके से क्या किया, पराजित किया। ठीक है, उसके अंदर ये पराजित होता है। ठीक है, और जो है शेर खान ने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया, उसने अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हुमायूं को वहां से भागना पड़ा। और भागता भागता हुमायूं करमनासा नदी के अंदर घोड़े सहित गिर गया। भागता हुआ हुमायूं कहां पर गिर गया था, करमनासा नदी के अंदर घोड़े सहित ही गिर गया। ठीक है, और इस डूबते हुए हुमायूं को बचाया था किसने, एक निजाम भिस्ती ने। किसने बचाया था, निजाम भिस्ती, जिसे निजाम सिक्का भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये डूब रहा है, बचाओ बचाओ कर रहा है। मैंने कहा ना, भले मौत जब सामने होती ना तो कोई बादशाह कोई भी नहीं होता, डर सबको लगता है मौत से, मरना कोई नहीं चाहता। कोई है यहां पर जो मरना चाहता है, डिप्रेशन के अंदर, डिस्प्रेशन के अंदर कोई होगा तो वो तो कह देगा कि मैं मरना चाहता हूं, लेकिन आंतरिक रूप से तो वो भी नहीं मरना चाहता। मरना कोई नहीं चाहता। मौत से सबको डर लगता है और सबको पता है कि मरना एक ना एक दिन है, लेकिन फिर भी आईसीयू के ऊपर लेटा हुआ, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर लेटा हुआ इंसान भी सोचता है कि काश मैं ठीक हो जाऊं। मरना नहीं चाहता कोई भी। ये भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। करमनासा नदी के बारे में एक किंवदंती है। वैदिक सनातन धर्म में इस नदी के पानी को अपवित्र माना गया है और बताया गया है कि जिसने भी इस नदी का पानी पी लिया ना, उसके कर्मों का, अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, करमनासा। ठीक है, अब मुसलमानों को तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, वो जो मान्यता है वो तो किसमें, हिंदुओं में है। और भिस्ती लोग जो होते हैं ना, ये चमड़े का कारोबार करते हैं। क्या करते हैं, चमड़े का कारोबार करते हैं। और चमड़े के जो बैग्स होते हैं ना, मश्क, जिसके अंदर पानी, ठंडा पानी रखा जाता है, वो बनाने का काम करते थे। तो ये जो था उस काम के चक्कर में पानी के आसपास ही रहेगा। ये वहां पर खड़ा था और इसने डूबते हुए हुमायूं को बचा लिया। हुमायूं निकला और के बादशाह सलामत, आप के खाए का बादशाह, खाए का सलामत। शुक्रिया सबसे पहले तो अल्लाह का जिसने वापस जिंदगी बख्शी, और शुक्रिया तेरा भी जिसने मेरी जान बचाई। कि बादशाह तुम्हारी जान बचाई है, कुछ दो तो सही। कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वादा करता हूं कि जब मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी, एकदम अच्छी मेरी स्थिति हो जाएगी, तो तेरे को मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्या करूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। भाई साहब 1555 में स्थिति अच्छी हुई वापस। इनके इन प्रकार ये बादशाह की गद्दी पर बैठा। अब दरबार लगा हुआ था, यहां पर सिंहासन है, पूरा जनता बैठी है। आया साहब निजाम सिक्का, साहब सलाम वालेकुम,
क्या वालेकुम सलाम, कि पहचाना क्या? हाँ कुछ याद तो आ रहा है कि उस दिन तो बड़ा चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, अब नहीं पहचान रहे कि हाँ तेरा शुक्रिया, तो तूने मेरी जान बचाई थी। क्या आपने कहा था मुंह मांगा इनाम दूंगा, दो, कि बता क्या चाहिए, कि नीचे उतरो मुझे तो बादशाहत चाहिए। अरे इतनी मुश्किल से तो बादशाहत मिली और इसने क्या कर लिया, बादशाहत ही मांग ली। हुमायूं ने कहा कि अगर मैंने वादा किया तो पूरा भी करूंगा, तूने बादशाहत मांगी है ना, मैं तुझे बादशाहत दूंगा, लेकिन महज एक दिन के लिए। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। और 1555 में इसे एक दिन का बादशाह बनाया गया। अब एक दिन के अंदर और तो कोई ज्यादा काम कर नहीं सकता, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे निजाम सिक्का ने। कौन से सिक्के चलाए थे? चमड़े के सिक्के चलाए थे निजाम सिक्का ने। और वर्तमान में निजाम सिक्का की जो मजार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर अजमेर में स्थित है। निजाम सिक्का की मजार कहां पर स्थित है? अजमेर दरगाह परिसर के अंदर निजाम सिक्का की मजार स्थित है। और चौसा के युद्ध के अंदर मैंने ये पूरी कहानी आप लोगों को बताई कि ये वहां पर क्या हो गया था, युद्ध भूमि से भागकर आया था। तो लिख लीजिएगा, हुमायूं जब गुजरात में व्यस्त था, हुमायूं जब गुजरात में व्यस्त था, हुमायूं जब गुजरात में व्यस्त था, तब गुजरात में व्यस्त था, तब शेर खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया। शेर खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया। शेर खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया था। ओके ना? शेर खान ने कहां पर विद्रोह किया? बंगाल में। अतः हुमायूं बंगाल अभियान पर गया। अतः हुमायूं कहां पर गया? बंगाल अभियान पर गया। ठीक है, देखो जब अपन बहुत ज्यादा डीप जाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि बंगाल की राजधानी हुआ करती थी उस वक्त गौड़। कौन सी थी? गौड़। ठीक है, और जब ये गौड़ पहुंचा ना, तो इसने पूरा का पूरा गौड़ खाली कर दिया। शेर खान ने क्या कर दिया? गौड़ पूरा का पूरा खाली कर दिया। और जो है खजाना पूरा का पूरा इसने जो है उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया था, रोहतासगढ़ के किले के अंदर। कहां पर? रोहतासगढ़ के किले के अंदर। हुमायूं जब गौड़ पहुंचा तो वहां पर एक भी इंसान नहीं, चारों तरफ एकदम शांति ही शांति। अब आप सोचो कि अगर इस हॉल के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं हो तो इस हॉल का ऑरा कुछ और ही होगा। एक भी व्यक्ति नहीं हो तो इस हॉल का ऑरा कुछ और ही होगा। एकदम शांति, सिर्फ पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हुमायूं ने कहा यार कहां आ गए, जन्नत में आ गए क्या? कि ये कौन जन्नत में आ गए क्या? और गौड़ का नाम बदलकर इसने जन्नताबाद रखा। क्या नाम रखा? जन्नताबाद। जब इसको कोई मिला ही नहीं वहां पर, तो ये वापस लौट कर आएगा। और बिहार के अंदर ही जगह है चौसा। कौन सी? चौसा। और चौसा के अंदर हुमायूं को शेर खान के द्वारा क्या कर लिया गया? रोक लिया गया। यहां पर दो युद्ध, यहां पर जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया? चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसकी डेट आती है 26 जून 1539। कब आती है? 26 जून 1539 आती है। और यहां पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? चौसा का युद्ध लड़ा गया। तो ठीक है, लिखना, शेर खान व हुमायूं के मध्य, शेर खान व हुमायूं के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। चौसा का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 के अंदर। ओके बेटा, अब देखना इसको एक बार, इधर देखना। एक तरफ तो कौन है? शेर खान। एक तरफ कौन है? शेर खान। दूसरी तरफ कौन है? हुमायूं। ठीक है, युद्ध के अंदर जीता कौन? शेर खान जीता। युद्ध में कौन जीता? शेर खान जीता। व
शेर शाह की उपाधि धारण की। इसने कौन सी उपाधि ले ली? शेर शाह की उपाधि धारण की। अब ये क्या कहलाएगा? शेर शाह सूरी। क्या कहलाएगा अब ये व्यक्ति? शेर शाह। तो याद रखना, सबसे पहले इसका नाम क्या है? फरीद। क्या नाम है? फरीद। फरीद के बाद में इसका नाम क्या हुआ? शेर खान। क्यों हुआ? क्योंकि शेर को मार दिया। किसके सामने? बहार खान लोहानी के सामने। और जब ये चौसा जीत जाता है तो ये कौन सी उपाधि धारण कर लेता है? शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है। स्वयं को बंगाल का बादशाह घोषित किया, स्वयं को बंगाल और बिहार क्षेत्र का स्वतंत्र बादशाह बनाया, स्वतंत्र बादशाह घोषित किया। क्योंकि बादशाह को हरा चुका है ना, तो स्वतंत्र बादशाह घोषित किया इसने। ठीक है। अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के सिक्के चलाए। वह खुतबा पढ़वाया। खुतबा मैंने कल बताया था आप लोगों को, खुतबा पढ़वाया। ठीक है। अपने नाम के सिक्के चलाए, वो खुतबा पढ़वाया और शेरशाह की उपाधि इसने धारण कर ली थी। यानी बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र का बादशाह कौन बन चुका है बेटा? शेर खान बन चुका है, शेरशाह सूरी के नाम से। अगर इस हुमायूं का क्या हुआ देखना, भागता हुआ हुमायूं, भागता हुआ हुमायूं घोड़े सहित कर्मनासा नदी में गिर गया, कर्मनासा नदी में गिरा। डूबते हुए को निजाम भिस्ती ने बचाया। ठीक है। 1555 में लिखवाऊंगा कि इसको एक दिन का बादशाह बनवाया था। निजाम भिस्ती ने बचाया। ठीक है। इस प्रकार जो है चौसा का युद्ध कौन जीत जाता है? शेर खान जीत जाता है। लिख लीजिएगा। तो चौसा का युद्ध जो है वो कौन जीता है? शेर खान जीता है। शेर शाह की उपाधि इसने धारण की है। सवाल कहाँ से बनेगा? आप लोगों को पूछा जाएगा कि शेर शाह की उपाधि कौन से युद्ध को जीत कर ली थी? ठीक है। तो कौन से युद्ध को जीत कर ली थी? चौसा के युद्ध को जीतकर इसने कौन सी उपाधि ली थी? शेर शाह की उपाधि इसने धारण की थी। और यही आगे चलकर क्या कहलाता है? शेर शाह सूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? शेर शाह सूरी कहलाता है। ओके बेटा। तो ये अलग अलग बातें इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। क्लियर है? पक्का? आगे चलूं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। लिख ली। सूरी इसकी जाति थी बेटा। शेरशाह सूरी, सूरी वंश है। जैसे मुगल्स है ना, वैसे ही
बिहार में। आगे चलो, पक्का? ठीक है, अभी भी लिखना है? मुझे ले रहे हो, मेरे को बताए। एक बच्चा लिख रहा है कि सर रीट का डर लागे सर, सपना आवे। योगा करो, योगा। योगा करते हो आप सभी? नहीं करते हो, मुझे पता है। क्या है? सपना कहां से आ रही है? वो तेज हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लिख ले, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये लड़ा गया था मई 1540। मई 1540। ठीक है बेटा, देखिएगा इस युद्ध के बारे में जब अपन बात करें तो अब हुमायूं अपनी हार का बदला लेना चाहेगा, क्योंकि उसके हाथ से तो एक बड़ा क्षेत्र चला गया। ये वापस आगरा और दिल्ली आया, सारे भाई इकट्ठे हुए। ठीक है, और भाइयों ने जो है कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। कामरान तो इसको यहां तक कह देता है, कामरान इसको यहां तक कह देता है कि भैया तेरे से नहीं संभल रहा है तो हमको दे दे, हम देख लेंगे क्या। इसको पता चल गया कि भाई तो मेरा साथ देने वाले नहीं है, मुझे ही वापस कोशिश करनी पड़ेगी। तो वापस ये कोशिश करता है, वापस अटैक करता है। और जब इसने वापस अटैक किया तो कन्नौज वर्तमान में यूपी के अंदर स्थित है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, कन्नौज के अंदर जो है वापस दोनों सेनाओं के बीच में क्या होती है? झड़प होती है। ठीक है, आर पार की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, अब के देखो, मैंने पहले भी कहा है कि हुमायूं की किस्मत बड़ी खराब थी, और इसने जहां पर अपना शस्त्रागार लगाया था ना, इसने एक गलती ये की कि इसने गंगा नदी का जो ढाल वाला इलाका है ना, वहां पर अपने टेंट्स लगा लिए जहां पर बारूद रखा गया था। ठीक है, किस्मत इतनी खराब कि 3 दिन तक लगातार बारिश आई। 3 दिन तक बारिश रुकने का नाम ही ना ले रही, और बाढ़ आ गई, और जितना भी बारूद था ना वो सारा का सारा भीग गया। अब जब बारूद ही भीग गया, जब हमारे पास में शस्त्र ही नहीं बचे हैं, तो क्या वो युद्ध लड़ा जाएगा? क्या नहीं। इतिहासकार फिरिश्ता कहता है कि एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर एक भी गोली नहीं चली, जिसके अंदर एक भी गोली नहीं चली, और अंत के अंदर जो है कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी जीत जाता है। और शेरशाह सूरी ने भारत की केंद्रीय सत्ता से इसको क्या कर दिया? एक बार के लिए गायब कर दिया। दिल्ली और आगरा क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया। मुगलों को एक बार के लिए भारत की केंद्रीय सत्ता से क्या करना पड़ा? साइडलाइन होना पड़ा। ठीक है, और दिल्ली और आगरा के ऊपर किसका कब्जा हो गया? शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। तो लिख लीजिएगा, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया निर्णायक युद्ध था। लड़ा गया निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर या हराकर केंद्रीय सत्ता से, हुमायूं को केंद्रीय सत्ता से बाहर किया। हुमायूं को केंद्रीय सत्ता से बाहर किया तथा भारत में सूरी वंश की स्थापना हुई। भारत के अंदर कौन से वंश की स्थापना हुई? सूरी वंश की स्थापना हुई। ओके, यानी मुगल्स जो है वो एक बार के लिए क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, एक बार के लिए समाप्त हो जाएंगे। और भारत के अंदर, ठीक है, निर्णायक इसलिए कहा जा रहा है, निर्णायक का मतलब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे एक निर्णय हो गया ना कि भारत के अंदर अब मुगल्स जो है वो तो क्या हो गए? साइडलाइन हो गए, और भारत के अंदर कौन आ गए?
सूरी वंश आ गया। जैसे पानीपत का पहला युद्ध निर्णायक कहा जा सकता है, निर्णायक कहा जा सकता है, क्योंकि उससे पूरी की पूरी क्या हुई है, वंश चेंज हुआ है। लोधियों की जगह पर भारत के अंदर कौन आए, मुगल्स आए। यहां पर भी जो है भारत से मुगल्स एक बार के लिए हट गए और उनकी जगह पर कौन आ गए थे, सूरी आ गए। ठीक है, और हुमायूं को एक बार के लिए दिल्ली आगरा छोड़ना पड़ा, दिल्ली आगरा छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी ये 1540 तक का जो मैंने काल बताया था वो मैंने यहां पर पूर्ण रूप से आप लोगों के सामने रख दिया। ठीक, अब आपके लिए निर्णायक से जुड़ा हुआ ही सवाल बता रहा हूं। आपको अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि भारत के अंदर किस युद्ध के बाद में हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, तो कौन से युद्ध के बाद में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद में, किस युद्ध के बाद में जो है भारत के अंदर सूरी वंश की स्थापना हुई थी, पुनः अफगान वंश आया। अब यहां पर क्या हुआ, भारत के अंदर पुनः अफगान आ गए। लोधी अफगान थे, लोधी जो थे वो अफगान थे, और सूरी जो थे वो भी अपने आप को क्या बताते थे, अफगान बताते थे। और भारत के अंदर पुनः अफगान वंश की स्थापना जो है वो कौन से युद्ध के बाद में हुई, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद में हुई। और हुमायूं को निर्वासन काल जीने के ऊपर क्या होना पड़ा था, मजबूर होना पड़ा। ठीक है, और 1540 से लेकर 1555 का काल जो है हुमायूं का निर्वासन काल कहलाता है। का काल हुमायूं का निर्वासन काल कहलाता है, हुमायूं का निर्वासन काल कहलाता है। ये कौन सा काल है, हुमायूं का निर्वासन काल है बेटा, समझ गए लल्ला। ठीक है, निर्वासन काल का मतलब है कि इसके पास में कोई भी पर्टिकुलर राज्य नहीं है, ये इधर से उधर क्या कर रहा है, भटक रहा है। इसके पास में कोई भी पर्टिकुलर राज्य नहीं है, ये इधर से उधर क्या कर रहा है, भटक रहा है। समझे मेरे भाई, तो वो वाली बात है, इसको कौन सा काल कह दिया गया, निर्वासन काल। अब एक बार है ना पेन रख दीजिए कॉपी के बीच में और कॉपी कर दीजिए बंद। ठीक है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, मेरी आवाज पर और इधर पैनल के ऊपर। ठीक है बेटा, अब देखो इसको तो दिल्ली से निकाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा बेचारा, मरेगा थोड़ी कि दिल्ली से निकाल दिया और के 2 दिन बाद गए हुमायूं ने आत्महत्या कर ली गए। ठीक है, कि पंखे के लिपट कर जो है लटक कर खत्म, टाटा बाय बाय, गया गुड बाय, नहीं, कहीं ना कहीं तो जाएगा। और दिल्ली और आगरा छोड़कर ये आया किसके पास, दिल्ली और आगरा छोड़कर ये आया अपने भाई हिंदाल के पास। किसके पास आया, हिंदाल के पास आया। हिंदाल कहां का शासक था, मेवात। हिंदाल कहां का था, मेवात का। ठीक है, अब देखिए हिंदाल की है ना, हिंदाल का एक गुरु था, हिंदाल का गुरु था मीर बाबा दोस्त। क्या नाम है, मीर बाबा दोस्त, जो कि शिया गुरु था। कौन सा गुरु, शिया। और मीर बाबा दोस्त को ये बहुत सम्मान देता था हिंदाल। और मीर बाबा दोस्त की एक बेटी थी हमीदा बानो। क्या नाम था, हमीदा बानो। ओके, और हमीदा बानो को इसकी उम्र बताई जाती 11 साल। ठीक है, हाँ खाली, और उस वक्त 11 साल भी ज्यादा होती थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, उस जमाने के हिसाब से तो कई जने यहां बूढ़े हो चुके हैं, है ना। 11 साल की उम्र की थी हमीदा बानो, और जैसे ही हुमायूं ने हमीदा को देखा दिल दे बैठा कि शादी करूंगा तो हमीदा के साथ में करूंगा। हिंदाल ने समझाया इसको कि देख हिंदाल, हुमायूं ये अपनी बहन है, मैं इसको बहन मानता हूं कि तू मानता है, और अपनी तो एक ही बहन है जिसका नाम है गुलबदन बानो बेगम। बाबर ने जो जनी है उसका नाम जो है गुलबदन बानो बेगम है। बहन तेरी होगी, मेरी तो नहीं है, मैं तो शादी करूंगा। और हमीदा भी शादी करने को तैयार थी। सबसे बड़ी बात, हमीदा भी शादी करने को तैयार थी, और इसने जबरदस्ती जो है मीर बाबा दोस्त और हिंदाल की मर्जी के बिना जो है हमीदा से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। विवाद हुआ, यानी अब इसको शादी तो कर ली, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, मेवात छोड़ना पड़ेगा। मेवात छोड़कर ये आ रहा था मारवाड़ की तरफ। किधर आ रहा था, मारवाड़ की तरफ आ रहा था। और मारवाड़ के राजा जो थे इसके दोस्त बन चुके थे राव मालदेव।
राव मालदेव, जिन्हें हसमत वाला राजा कहा गया। और राव मालदेव के पास में सूचना भिजवा दी जा चुकी थी शेर खान के द्वारा कि अगर हुमायूं को शरण दी, अगर हुमायूं को शरण दी तो मैं आपके ऊपर आक्रमण कर दूंगा और पहले हुमायूं को खत्म करूंगा, इसलिए आप ध्यान रखना हुमायूं को शरण मत देना। तो उन्होंने पूरी की पूरी स्थिति को भांपा और हुमायूं के पास में, हुमायूं पहुंच चुका था मांडू तक, मांडू मध्य भारत का एक क्षेत्र है, और हुमायूं को कहा कि आप मारवाड़ की तरफ ना आकर आप चले जाओ अमरकोट। कहां चले जाओ? अमरकोट चले जाओ। और अमरकोट के अंदर जाकर, अमरकोट के राजा है राजा वीरसाला सोढ़ा, क्या नाम है? वीरसाल सोढ़ा। और वीरसाल सोढ़ा को मेरा रेफरेंस दे देना, वो आपको शरण दे देंगे। और हुमायूं को शरण जहां मिली वो कहां पर मिली? अमरकोट के अंदर मिली। और इसी अमरकोट के अंदर 15 अक्टूबर 1542 को, कब? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। यह सवाल आप लोगों को पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, तो अकबर का जन्म हुआ कहां पर? अमरकोट के अंदर हुआ। इसका नाम अकबर नहीं है, अकबर तो उपाधि थी जो 1564 में मिली। इसका नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन। ठीक है, और जलालुद्दीन के साथ साथ इसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था? बदरुद्दीन। अब भाई साहब ठीक है, अकबर पैदा हो गया, लेकिन अमरकोट के राजा ने इसको भेज रखा था कहां पर? थट्टा, सिंध के अंदर एक जगह थट्टा। और वहां से जो धन लूट कर लाया ना, ठीक है, ओके, जो धन लूट कर लेकर आया था, उस धन के बंटवारे को लेकर क्या हो गया? हंगामा हो गया। और इसको क्या करना पड़ेगा? अमरकोट भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब बेचारा एक जगह से दूसरी जगह वो भटक रहा है, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने जहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया, अमरकोट के अंदर फिसल गया ये, है ना। अब ये अमरकोट से जा रहा था किधर? काबुल की तरफ। ये किधर जा रहा था? काबुल की तरफ। और काबुल के अंदर कौन था? कामरान। कौन था? कामरान। और कामरान को किसी ने कह दिया कि उसके पास क्षेत्र तो है नहीं, वो तेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। ये तो जा रहा था बेचारा शरण मांगने के लिए, ठीक है, और उसको किसी ने अफवाह फैला दी, ठीक है, अफवाह फैला दी कि ये तो जो है तेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, संभल कर रहना। ये जैसे ही सीमा के अंदर घुसा, कामरान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। कामरान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। और उस वक्त ये जलालुद्दीन जो है लगभग 1.5 साल का, 1.25 साल 1.5 साल का हो चुका था, ठीक है। और जब इसके ऊपर अटैक हुआ ना, तो भाई साहब तीतर बीतर की स्थिति हो गई। और वो जो छोटा सा बच्चा था वो वहीं पर छूट गया, और ये जो है वहां से निकले, और वो हाथ लग गया था कामरान के सहयोगी अस्करी के हाथ में। और अस्करी उसको कहां पर ले गया? काबुल ले गया। यानी बच्चा जो चला गया, कहां पर चला गया? काबुल। अब काबुल के अंदर वो बच्चा है, इधर रो रो के हालात खराब किसके? हमीदा के। हमीदा रो रही है, मारो बदरियो, मारो बदरियो, है। हमीदा तो रो रो के हालात खराब इसके कि बदरुद्दीन को लाओगे आप। तो हुमायूं ने समझाया भी कि देख मैं कोशिश कर रहा हूं, थारो बदरियो तो मारो भी तो है, मारो भी तो की लाग तो ला, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसने जाकर कैसे जैसे करके जो है काबुल के राजा कामरान को समझाया। उसको बताया गया कि मैं अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था, मैं तो शरण लेने के लिए आ रहा था। ठीक है कि अफवाह फैलाई गई, जो बात थी वो सच्चाई छुपाई गई, अफवाह फैलाई गई, बात कुछ और थी और बात कुछ और बताई गई। मुझे फर्क पड़ता है, इसने क्या कहा? मुझे फर्क पड़ता है, मेरा बेटा देना, ठीक है। बताया जाता है कि कामरान जब ये बात करने के लिए आ रहा था, तो कामरान ने बिल्कुल गुंडों की तरह काबुल के दुर्ग की दीवारों पर इस 1.5 साल के अकबर को जो है उल्टा लटका दिया। 1.5 साल के अकबर को उल्टा लटका दिया कि अल्लाह छुड़वा के ले जा गए, ठीक है। हाथा जोड़ी करके ये अकबर को छुड़वा कर लाया। अब अकबर भी बड़ा हो गया, अब ये वापस किधर आएगा? हिंदाल की तरफ लौट के बुद्धू घर को आए। अब खड़े हैं हुमायूं, इधर हमीदा, इधर बदरू छोटा सा यूं हाथ मुंह में अंगूठा लिए, मासूम सा, क्यूट सा, है ना। बदरुद्दीन खड़ा है। अकबर को, इसको हुमायूं ने समझाया हिंदाल को कि देख छोटा सा बेटा है मेरा भाई है तू, इसको भी अपनी बहन मानता है, ये देख छोटा सा, भांजा कह दे चाहे भतीजा कह दे,
ठीक है, इसकी तरफ देख के शरण दे दे। यहां पर हिंदाल पिघल गया और अंतिम रूप से शरण जो दी थी वो वापस किसने दी? मेवात के अंदर इसको शरण मिली, इसको एक पूरा ठिकाना मिल गया। अकबर का पूरा लालन पोषण जो हुआ वो कहां पर हुआ? मेवात के अंदर हुआ। और इन बिटवीन जो है हुमायूं आता है ईरान के राजा के पास। किसके पास आता है? ईरान के शाह के पास आता है। और ईरान के शाह का नाम क्या था? तहमाश्प। क्या नाम था इसका? तहमाश्प। और तहमाश्प से ये क्या प्राप्त करता है? सहायता प्राप्त करता है। और इसको एक सेनापति प्राप्त होता है, बेराम खान। क्या नाम था उसका? बेराम खान प्राप्त होता है। और बेराम खान की मदद से ही इसने वापस भारत का अभियान चलाया। 1555 में सिकंदर सूर उत्तराधिकारी हो चुका था उस वक्त इस्लाम शाह सूर का। और वापस ये कौन से क्षेत्र को जीत जाता है? हिंदुस्तान को जीत जाता है। और जून 1555 के अंदर, मतलब इसके जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव के अंदर, ज्यादा ये बाद में भी नहीं जिया था, 6 महीने जिया बाद में भी, ठीक है। और जून 1555 के अंदर इसको जो है हिंदुस्तान की गद्दी वापस मिलती है। और एक दिन का बादशाह ये कौन किसको बनाता है? निजाम बिस्ती को बनाता है। और अपने बेटे, अब वो भी तो बड़ा हो गया ना, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन भी कम आदमी नहीं है। 9 साल की उम्र में पहली निकाह की थी इसने। मात्र 9 साल की उम्र के अंदर इसने पहली निकाह की थी रुकैया बेगम से। और खूब देखो, इतिहास जब भी पढ़ते हो ना, इतिहास जब भी पढ़ते हो तो 2 सवाल कभी मत पूछना टीचर से कि किसी राजा की कितनी रानियां थी और कितने बच्चे थे। राजा को खुद को भी पूछ लोगे वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। राजा को खुद को भी पूछ लोगे तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। तो बेटा खुद बेगा बेगम 1528 के अंदर ऑलरेडी हाजी बेगा बेगम से विवाह कर चुका था। मैं ये बता रहा था कि जलाल की भी जो शादी हुई थी वो हुई थी रुकैया से। और रुकैया और कोई नहीं, इस हिंदाल की बेटी थी। हिंदाल की ही बेटी, अपने चाचा की बेटी रुकैया से पहली निकाह इसने की थी, ठीक है। और जब ये वापस हुमायूं बना ना, तो हुमायूं ने उस जलालुद्दीन को पंजाब का गवर्नर बनाया। कहां का? पंजाब का गवर्नर बनाया। और उसका संरक्षक जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? बेराम खान को। ओके, तो ये इसका पूरा निर्वासन काल चलता है। अगली कड़ी के अंदर मैं पूरा निर्वासन काल लिखवा कर वापिस इसको बादशाह बनाएंगे। कुछ तथ्य लिखाकर सीधे आ जाएंगे किसके ऊपर? अकबर पर। और मुगल काल के अंदर जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो किससे संबंधित पूछे जाते हैं? अकबर से ही संबंधित पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर। जय हिंद, जय भारत।